हेलो, गुड आफ्टरनून। सॉरी थोड़ा लेट हो गया आज। शुरू करते हैं, है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। हाँ, एक मिनट बस। जैसा कल की क्लास में बोले थे कि दो टॉपिक के ऊपर चर्चा होगी आपके साथ। एक तो प्रदूषण का टॉपिक, मतलब समुद्र से रिलेटेड जो प्रदूषण है उसमें सबसे बड़ा जो प्रदूषण है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन है। करंट अफेयर्स पीटी 365 में भी शायद संभवतः थोड़ा बहुत कवर हुआ होगा, अ, है ना। प्रदूषण एक बड़ा टॉपिक है ना। और उस पे सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। अभी तक महासागरीय प्रदूषण को लेकर के और खास करके प्लास्टिक पॉल्यूशन पे सवाल नहीं बना है। दुनिया भर में वैश्विक प्रयास हो रहे हैं प्रदूषण को लेकर के। इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो पीडीएफ अपलोड हुआ है उसके बाद के पेजेस में देखेंगे तो ज्वार भाटा का एक टॉपिक है आपके सामने, है ना। मतलब जो पीडीएफ अपलोड हुआ है उसमें पीछे साइड में ज्वार भाटा का टॉपिक है और फिर सामने वाले में प्रदूषण या महासागरीय प्रदूषण के संदर्भ में प्लास्टिक वाला टॉपिक है। तो पहले एक फंडामेंटल टॉपिक करते हैं ज्वार भाटा और उसके बाद फिर प्रदूषण वाले टॉपिक को देखेंगे। टॉपिक आसान है ज्वार भाटा का टॉपिक। बस इसमें यह है कि कई बार यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल पूछता है, और अभी तो नहीं लेकिन कुछ सालों में ज्वारीय ऊर्जा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। अभी बस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हो रहा है, कोई बड़ा संभावना उसका नहीं है भारत में, लेकिन अगर ये बेहतर रहता है तो पूरी दुनिया भर में इसको लेकर के प्रयास तो हो ही रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट स्रोत भविष्य में हो सकता है, अभी तो नहीं है बट थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा करना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। और क्यों सवाल पूछता है, थोड़ा सा समझ का रिक्वायरमेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि क्यों यूपीएससी ज्वार भाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। टॉपिक आसान है। ज्वार भाटा दो शब्द हैं इसमें, जैसा ऊपर लिखा हुआ है ज्वार प्लस भाटा, मतलब डैश ज्वार डैश भाटा। ज्वार का मतलब है जब समुद्र का स्तर ऊपर हो, और भाटा का मतलब है जब पानी पीछे खिसक गए। तो इसका मतलब यह है कि जब समुद्र की लहरें अपेक्षाकृत ऊंची होंगी, है ना। महीने के कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जब समुद्र की लहरें अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंची हो, है ना। और कुछ समय ऐसा हो सकता है जब समुद्र की लहरें अपेक्षाकृत उसकी तुलना में नीची हो। तो कब ऊंचा होगा, क्या समुद्र की लहरें अपेक्षाकृत ऊंची होती हैं और कब ऊंची होती हैं, ऐसे टॉपिक को हमको देखना है। ज्वार भाटा को लेकर के अगर अनुभव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कभी अगर आप समुद्र के तट के किनारे जाएंगे तो वहां पर शाम के समय में जनरली जो गार्ड होते हैं सिक्योरिटी वाले, वो आपको तट से दूर जाने के लिए कहते हैं। और खास करके उस समय जब अमावस्या या पूर्णिमा की स्थिति होती है। अमावस्या का मतलब है, मतलब जब चांद, पूर्णिमा की स्थिति पूरा चांद, और एक उसका अपोजिट स्थिति, है ना, जब मतलब डार्क होता है, अंधेरी रात होती है। तो अमावस्या की स्थिति, तो दो कंडीशंस हैं, मतलब दो पक्ष हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के समय अपेक्षाकृत जो ज्वार की ऊंचाई होती है, यानी कि समुद्र की लहरों की ऊंचाई होती है, वो अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि जब चांद नजर आएगा या चांद पृथ्वी के या उस समुद्र की तरफ होगा, तो ऐसी स्थिति में ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत या समुद्र की लहरों की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब है कि ज्वार भाटा का कॉन्सेप्ट गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है, यानी कि सूर्य और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र की लहरों को ऊंचा करता है, और जब वो स्थिति नहीं रहेगी, कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, जब वैसी स्थिति नहीं रहेंगी तो गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत प्रभावी रूप से काम नहीं करेगा। क्लियर है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ज्वार भाटा के लिए है वह है गुरुत्वाकर्षण बल। हम समझते हैं, जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में भी गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व विसंगति के बारे में भी थोड़ा चर्चा हुआ था, ध्यान होगा आपको। इसके अलावा एक और बल है, उसका नाम है अपकेंद्रीय बल। इसके बारे में भी चर्चा आपके साथ हुआ है। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहा है और हर घूमती वस्तु पे एक बल क्रिएट होता है जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल। तो सवाल यह है कि क्या अपकेंद्रीय बल भी ज्वार भाटा का कारण हो सकता है? हो सकता है। किस कंडीशन में होगा, यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगा, ये कुछ प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट देगा। तो जो समझने वाला बात है, अगर कहूं कि केवल दो लाइन का ये बात है, और वो है एक
कि हमको गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में समझ बनानी है कि कैसे ज्वार भाटों को प्रभावित करता है, और दूसरा क्या अपकेंद्रीय बल की कुछ भूमिका होती है, अगर होती है तो ज्वार की ऊंचाई ऊंची होगी, नहीं होगी तो अपेक्षाकृत उसकी ऊंचाई या ज्वार या समुद्र की लहरें ज्यादा ऊंची नहीं होंगी। तो यूपीएससी जो ट्रैप क्रिएट करता है, जहां पर गलतियां कराने की संभावना क्रिएट करता है, वो दो ही जगहों पे करता है, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में करता है और दूसरा अपकेंद्रीय बल के संदर्भ में करता है। तो अगर ये दो चीजें मालूम है तो अपेक्षाकृत टॉपिक आसान है, और चूंकि आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसको समझना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो सीधे पहले हिट करते हैं इस टारगेट पे, मतलब अपकेंद्रीय बल के संदर्भ में और गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में, फिर अपने आप ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है ना। हमारे अर्थ के ज्यादा पास चांद है, और अगर हमारे अर्थ के ज्यादा पास चांद है, इसका मतलब है कि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल हम ज्यादा महसूस करेंगे सूरज की तुलना में, क्योंकि सूर्य अपेक्षाकृत ज्यादा दूर है। तो पृथ्वी पे किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल जो सबसे ज्यादा महसूस हम करते हैं वो है चांद। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 है ना, और सूरज अपेक्षाकृत विशाल पिंड है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत ज्यादा है, लेकिन हम पृथ्वी पे महसूस नहीं करते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल मास या वॉल्यूम से ही नहीं डिटरमाइन होता है, डिस्टेंस से भी डिटरमाइन होता है। दो कारण हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित करते हैं, और चूंकि चांद हमारे ज्यादा करीब है, इसका मतलब है कि पृथ्वी पे हम सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किसका महसूस करेंगे, चांद का। इसका मतलब है कि चांद की जो स्थिति होगी पृथ्वी के संदर्भ में, वो पृथ्वी पे ज्वार को निर्धारित करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ये चांद है, क्या चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है? क्या लगता है आपको? चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे हम सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं ना, वैसे चांद भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। और ये जो आप पूरा परिक्रमा लगा लेते हैं, मतलब जो चांद है पृथ्वी का परिक्रमा लगा लेता है लगभग 28 डेज में। कितने दिनों में? 28 दिनों में। 28 दिनों में चांद घूम करके दोबारा इसी स्थान पे पहुंच जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पे अगर हम देखते हैं कि जो हिस्सा चांद के सामने आएगा, क्या वहां पर ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो हम 24 घंटे में घूम करके एक बार आ जाते हैं। क्लियर है? अगर चांद इस लोकेशन पे है, यानी कि पृथ्वी के हर जगह पे, क्योंकि 24 घंटे में हम घूम करके आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि 24 घंटे के अंदर पृथ्वी के हर हिस्से पे एक बार ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होगी। सहमत है? मतलब ये चांद है और ये हमारा पृथ्वी है। मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है और यहां अगर समुद्र है तो यहां ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होगी जो चांद के सामने होगा। थोड़े समय के बाद ये हिस्सा सामने आ जाएगा तो यहां ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होगी, ये हिस्सा सामने आ जाएगा तो ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि जब चांद की ऐसी स्थिति होगी तो पृथ्वी पे अलग अलग समय पे ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा महसूस की जाएगी। सहमत है इस बात से? क्लियर है? अब हमको मालूम है कि चांद जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ 28 दिनों में घूम जाता है। इसका मतलब है कि मान लें यहां से शुरू करें तो 14 दिन के बाद यहां होगा, 14 डेज के बाद इस लोकेशन पे होगा, और इस लोकेशन पे 7 दिन के बाद होगा, इस लोकेशन पे चांद 7 दिन के बाद होगा, फिर अगला 7 दिन, फिर अगला 7 दिन इस लोकेशन पे। मान लेते हैं 4 लोकेशंस हो गए, है ना। अब मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है। अब ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे अगर एक ऊर्जा इधर खींच रही है ना, तो ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। सहमत है इस बात से? अब मान लेते हैं कि चांद का लोकेशन सपोज करिए यहां ना होकर के यहां हो गया। अब ये बताएं कि यहां पर ये जो बल है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो सब चीजों को अंदर की तरफ खींच रहा होगा, और ये हिस्सा इधर की तरफ खींच रहा होगा चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। अब हमको मालूम है कि दो बल हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, एक तो पृथ्वी का, अगर चांद यहां पर है या यहां पर लोकेशन है तो पृथ्वी इसको अंदर की तरफ खींच रहा है ना, चांद इसको बाहर की तरफ खींच रहा है। क्लियर है? ये लोकेशन, इस लोकेशन पे चांद इसको इधर खींच रहा है और पृथ्वी इसको इस तरफ खींच रहा है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं, है ना। अब मान लेते हैं कि सपोज करिए कि पृथ्वी कैसे घूम रहा है? पश्चिम से पूरब की तरफ। पृथ्वी कैसे घूम रहा है? पश्चिम से पूरब की तरफ। तो अगर पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूम रहा है तो इस ये जो चांद का गुरुत्वाकर्षण बल है,
इसी तरफ अब केंद्रीय बल भी काम करेगा, करेगा। तो दोनों मिलकर के पानी को ज्यादा खींचेंगे। सहमत है इस बात से? क्लियर है? इस लोकेशन पे देखें, पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, तो ये हिस्सा छिटक करके इधर जाना चाहेगा, ये इधर खींच रहा होगा और एक इधर खींच रहा होगा। अलग अलग 3 डायरेक्शन हो गए। क्या ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए इस लोकेशन पे? मान लेते हैं ये ए, यहां पर हो क्या रहा है, एक तो चांद खींच रहा है, एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस तरफ खींच रहा है, और जो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ खींच रहा है वो इधर हो गया। यानी कि यहां पर एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होगी? होगी कि नहीं होगी बताइए, लॉजिक से क्या लगता है? नहीं होगी। सेम अब यहां आ जाए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की तरफ खींचेगा, मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस पानी को अंदर की तरफ खींचेगा, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल बाहर की तरफ खींचेगा, और ये हिस्सा छिटक करके आगे जाना चाहेगा। तो एक इधर और एक इधर, तीनों अपोजिट डायरेक्शन में, तीनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सहमत है? इसका मतलब है इस लोकेशन पे ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होगी, इस लोकेशन पे ज्वार की ऊंचाई ज्यादा नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब ये वाला लोकेशन बच गया एक, है ना? अब इस लोकेशन को भी समझना पड़ेगा। अब अगर हम इस लोकेशन को देखते हैं तो देखें कि यहां पर इसको ऐसे खींचा जा रहा है, यहां पर इसको ऐसे खींचा जा रहा है, सपोज करते हैं, या मान लेते हैं कि चांद यहां पर है, यहां नहीं है, इसी लोकेशन पे है मान लेते हैं, है ना? इस लोकेशन पे है। अगर इस लोकेशन पे है तो जरा सोचें, इसको थोड़ा साफ से बनाते हैं कि ये चांद का लोकेशन है। अगर ये चांद का लोकेशन है तो यहां पर जो हिस्सा है या यहां का जो हिस्सा है, सपोज करते हैं, हाँ, या चांद का जब, यानी कि ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, क्लियर है? जब चांद इस लोकेशन पे है तो ठीक है। अब मान लेते हैं कि जब इस लोकेशन पे है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, अब केंद्रीय बल किधर जा रहा होगा? अब केंद्रीय बल इस डायरेक्शन की तरफ। तो आपको क्या लगता है यहां ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए? ये है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का अंदर की तरफ खींचेगा, चांद बाहर की तरफ खींचेगा, और यहां से पानी बाहर इधर निकलेगा या इधर निकलेगा? तो इधर निकलेगा, और चांद किधर खींच रहा है? इस तरफ खींच रहा है। तो इस तरफ अगर पानी, मतलब पानी इधर नहीं छिटकेगा ना, पानी इधर जाएगा, और चांद का गुरुत्वाकर्षण इधर खींचेगा। तो क्या इस स्थिति में ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? क्यों? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की तरफ खींच रहा है, चांद बाहर की तरफ खींच रहा है, और अब केंद्रीय बल अंदर की तरफ लगता है कि बाहर की तरफ लगता है? तो मान लेते हैं कि ऐसे खींचा, कुल मिलाकर के समुद्र की लहरें ऐसी ऊंची होंगी, और चांद भी इसको ऐसे ही खींचेगा। तो दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, नहीं लग रहा है आपको? तो यहां पर ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? आराम से सोचिए और बताइए। हाँ, सेंट्रीपिटल का मतलब तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया ना, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल तो अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल होता क्या है? अंदर लगता है बाहर लगता है? और सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल, अब गूगल करके पढ़ लीजिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, प्लीज कर पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूजल जो है वो बाहर की तरफ लगता है। देख लीजिए, वही बात कह रहे हैं, उसी को अब केंद्रीय या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अंग्रेजी में बोले चाहे हिंदी में बोले, मतलब तो एक ही है। एक पानी है, ठोस नहीं है, पानी है, पानी तरल अवस्था में है। डेंजेंट जो ड्रॉ होगा, सेंट्रीपिटल कहां लगेगा, अंदर की तरफ की बाहर की तरफ? और सेंट्रीफ्यूगल तो बाहर की तरफ ही तो लगा रहे। सेंट्रीपिटल का, फ्यूगल फ्यूगल का नहीं, सेंट्रीपिटल का।
सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, क्या पृथ्वी नहीं घूमेगा तो नहीं होगा? सेंट्रीपिटल जनरेट होता है कि सेंट्रीफ्यूगल जनरेट होता है? अंदर की तरफ अगर हम खींच रहे हैं तो अगर नहीं घूमेंगे तो अंदर की तरफ का फोर्स नहीं लगेगा? तो दोनों फोर्स हैं, लेकिन दूसरा जो फोर्स है उसको अपकेंद्रीय बल कहा गया ना, सेंट्रीपिटल। अभिकेंद्र आपके अपकेंद्रीय बल, बाहर वाला, वो रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है। देख लेंगे आगे, ठीक है? आप पढ़िएगा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, और जो डिस्प्यूट होगा, जो लगेगा उसको बताइएगा, तो बच्चों के साथ शेयर कर देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अंदर की तरफ लगेगा ना यार, कहां लगेगा? अंदर की तरफ ही तो लगेगा। अंदर की, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, सॉरी। हाँ, ये पृथ्वी है, दो ही बल है, एक तो अंदर की तरफ का बल है और एक बाहर की तरफ का बल है। अब बताइए क्या नाम दें इसका? अंदर की तरफ का, इसका नाम दे दिया सेंट्रीपिटल। अब बताइए, क्या इसी को मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कह दूं? कह दूं या नहीं कहूं, ये बताइए मुझे। ये होगा कि नहीं होगा ना? तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहूं। अब घूमे या ना घूमे, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, करेगा ना। अब दूसरा फोर्स कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अगर पृथ्वी ना घूमे तो काम करेगा क्या? सेंट्रीपिटल का मतलब तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहां पर, तो इसका मतलब है पृथ्वी घूमे या ना घूमे, गुरुत्वाकर्षण बल तो काम करेगा ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों जनरेट होगा? पृथ्वी के घूमने के कारण। तो अगर अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी तेज गति से घूमेगा तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा? लेकिन लेकिन ये वाला बल बढ़ेगा, यही तो बता रहे हैं उतनी देर से। तो अब मुझे हॉरिजॉन्टल फॉरिजॉन्टल नहीं पता है, अभी हम पहले ये देख लेते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ लो पहले आराम से, ठीक है? फिर पता तो है, लेकिन मैं चाहता नहीं उस पर जाना, प्लीज इस बात को समझिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैं ये समझाना चाहता हूं कि कहां पर ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा होगी, कहां पर अपेक्षाकृत कम होगी। और यहां पर मैं अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल के बारे में बता रहा हूं। मुख्य बात जो है, मैंने क्या बोला था? अभिकेंद्रीय बल, सॉरी अपकेंद्रीय बल, बाहर निकलने वाला बल, और एक बोला मैंने गुरुत्वाकर्षण बल। दो ही बल तो बोला है ना? उन दो बलों के बीच में रिलेशन स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं। बीच में मान लेते हैं ये अर्थ, मतलब सॉरी, यहां पर अर्थ है और ये हमारा चांद है। अब अगर हमारा ये चांद है तो चांद खींच रहा है, इसका मतलब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ भी एक फोर्स जनरेट कर रहा है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों विपरीत डायरेक्शन में खींच रहे हैं। और पृथ्वी कैसे घूम रहा है? पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पश्चिम से पूरब की तरफ खींचेगा, अगर घूमेगा तो ये सारा हिस्सा छिटक करके आगे जाना चाहेगा। तो इसका मतलब है कि दो बल एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। क्लियर है? अपकेंद्रीय बल और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल, इसको इसकी तुलना में ज्यादा मजबूत होंगे तो अपेक्षाकृत यहां पर समुद्र की लहरें ऊंची आएंगी। अंदर की तरफ है सेंट्रीफ्यूगल। टेंजेंट कोई सा भी बना लो, कुछ भी बना लो आप। अगर मान लो इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं तो इधर जनरेट होगा, इस पॉइंट पे बात करूंगा तो इधर जनरेट होगा। तो आप कर लो ना, कैसे भी कर लो। ये लाइन है, ये लाइन है, इस पे काम करेगा। अब मान लो कि गुरुत्वाकर्षण बल इधर काम करेगा तो अब केंद्रीय बल कहां काम करेगा? बाहर की तरफ ही तो छिटकेगा। तो चूंकि पानी है तो पृथ्वी अगर ऐसे खिसक रहा है तो कहां जाएगा? पानी इस तरफ ही जाएगा। क्लियर है? अब इनको रहने दीजिए, आप सोचते रहिए थोड़ा, और क्लास के ब्रेक के बीच में आपसे चर्चा कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो मान लेते हैं ये कहां पर, कौन सा मैक्सिमम हुआ? एक मिनट रुके, कौन सा मैक्सिमम? मैक्सिमम क्या? मैक्सिमम कौन सा? मैक्सिमम क्या? पहले फोर्स बताइए, कौन सा मैक्सिमम?
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम, मैं कह नहीं रहा हूं यार मैक्सिमम, मैं कह रहा हूं दो चीजें हैं, एक चांद का गुरुत्वाकर्षण बल है जो चांद के सामने है, और इस पॉइंट पे चीजें इधर जाएंगी, तो यहां पर समुद्र की लहरें अपेक्षाकृत ऊंची होंगी। मैं मैक्सिमम फोर्स नहीं कह रहा हूं, मैं दोनों को मिला करके बल की बात कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब के मतलब अब केंद्रीय बल बाहर की तरफ निकल, अभी केंद्रीय बल मतलब अंदर की तरफ, अब केंद्रीय बल मतलब बाहर की तरफ, दोनों को मिला लिया जाए तो नेट निकाल रहा हूं। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि यार, ठीक है, 10 मिनट खराब हो गया, विश्वास करिए। आराम से, बिल्कुल। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, जो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, जो पृथ्वी घूम रहा है, कहां गया ग्लोब, ये रहा, पृथ्वी जो घूम रहा है, देखें अगर ये घूमेगा तो कोई भी चीज इस घूमने के कारण निकलने की कोशिश करेगा, तो इन जनरल देखा जाए तो ये दोनों बल एक ही डायरेक्शन पे, मतलब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहां भी समुद्र है, यहां भी समुद्र है सपोज, और यहां भी समुद्र है, तो अगर हम देखते हैं तो हमको यहां पर अपेक्षाकृत समुद्र की लहरों की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा नजर आती है। क्लियर है? अब अगर मैं इसी लोकेशन पे यहां बात करूं, इसके अपोजिट लोकेशन पे, तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर मून है ना। अब यहां पर अगर मून है तो हमको मालूम है कि पृथ्वी कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये जो मटेरियल है ये भी निकल करके इधर ना जा करके, अगर देखा जाए तो इसका इन जनरल डायरेक्शन इधर होगा, लिक्विड है, ऐसे स्पेस में थोड़ी ना चला जाएगा, है ना, इन जनरल उसका डायरेक्शन पृथ्वी मतलब साथ साथ होगा। तो ये फोर्स यहां काम किया, ये फोर्स यहां काम किया, और पृथ्वी अंदर की तरफ खींच रहा है, यहां पर भी ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। अब मुझे ये बताएं, यहां ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए या यहां होनी चाहिए, ए पे, और 2 पे अपेक्षाकृत थोड़ी कम होगी लेकिन होगी। क्लियर है? अब मान लेते हैं, लोकेशन समझ गए, अब मान लेते हैं कि हम इस लोकेशन पे आ जाए, यानी कि चांद यहां है, चांद यहां है, तो एक फोर्स यहां काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, और एक फोर्स इधर काम कर रहा है, तीनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और तीनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो यहां पर अपेक्षाकृत समुद्र की लहरों की ऊंचाई कम हो जाएगी। सेम सिचुएशन यहां पर हो जाएगा, और जब ये स्थिति यहां पर होगी, जब ये स्थिति यहां पर होगी तो ये 2 वाला यहां आ जाएगा, 1 वाला यहां आ जाएगा। सहमत है? क्लियर है? ये कुछ स्थितियां हैं। तो चांद के 3-4 लोकेशन के संदर्भ में यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि चांद 28 दिनों में यात्रा कर लेता है, 28 दिनों में घूम करके उस स्थान पे आ जाता है। अब यहां पर जो समझाने वाला पॉइंट है, इसी में एक पॉइंट और ऐड करते हैं। यहां तक समझ में आए? 2 लोकेशंस, 1 और 2 का लोकेशन, और एक क्वाड्रेचर का लोकेशन कहा जाता है, जो 90 डिग्री वाला लोकेशन है, मतलब कुछ ऐसा वाला, है ना, ये वाला लोकेशन। जब चांद ऐसी स्थिति पे है, इस स्थिति पे अपेक्षाकृत ज्वार की ऊंचाई कम होगी। अब यहां पर एक ध्यान से बात को सोचें कि क्या हम अपने अक्ष पे घूम रहे हैं, हम अपने अक्ष पे घूम रहे हैं, हम अपने अक्ष पे घूम रहे हैं, और चांद यहां पर है। क्लियर है? और चांद 28 दिनों में घूम करके जो है वो अगर घूमता हुआ दोबारा इसी लोकेशन पे आ जाता है। सहमत है इस बात पे? अब ये बताएं कि ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं इधर कोई पॉइंट है, ये घूम करके वापस इस स्थान पे पहुंचेगा कितनी देर के बाद? 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद क्या चांद यहीं रहेगा या आगे बढ़ जाएगा? आराम से सोच करके बताएं कि जब ये स्थान घूम करके वापस इस स्थान पे आएगा तो क्या चांद यहीं रहेगा इसके सामने, या चांद आगे बढ़ जाएगा? चांद आगे बढ़ जाएगा। सहमत है इस बात से? तो 24 घंटे के बाद जब ये स्थान घूम करके आएगा तो क्या उच्च ज्वार अनुभव करेगा? ये लोकेशन तो आगे बढ़ गया है, और इसको कहां आना पड़ेगा? चांद के सामने आना पड़ेगा। तो क्या चांद के सामने आने पे 24 घंटा प्लस कुछ मिनट लगेंगे? यानी कि हर ज्वार, ये जो स्थान है जो उच्च ज्वार का अनुभव कर रहा है, एक बार यहां, और एक बार जब घूम करके वापस यहां आएगा तो एक बार यहां, अपोजिट डायरेक्शन जो अभी बना रहे थे। ये हमारा अर्थ है ना, ये जो पॉइंट है ये चांद के सामने है तो उच्च ज्वार, और यही पॉइंट
चूंकि हम भी घूम रहे हैं तो 12 घंटे के बाद यहां आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक बार 12 घंटे, एक बार यहां ज्वार आएगा, मान लेते हैं कि शाम को 6 बजे ज्वार आया ऊंचा, तो 12 घंटे के बाद घूम करके ये स्थान यहां आ जाएगा, यहां पर भी उच्च ज्वार आएगा, तो 12 घंटे के बाद यहां ज्वार आना चाहिए। इसकी तुलना में कम आएगा, लेकिन बाकी चारों की तुलना में रैंक 2 होगा, मतलब अपेक्षाकृत ज्वार की ऊंचाई ज्यादा, इससे कम होगी बट ऊंचा ही होगा। क्लियर है? अब ये दो लोकेशन हो गए। अब जब हम घूम करके 12 घंटे के बाद दोबारा यहां वापस आएंगे तो चांद यहां होगा या आगे खिसक जाएगा? आगे खिसक जाएगा। सहमत है इस बात से? अब इसी में यूपीएससी कई बार ट्रैप क्रिएट करता है। अब ट्रैप क्या क्रिएट करता है उसको समझ लेते हैं। सिंपल सा पॉइंट, ये बताएं कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम करके ये वाला हिस्सा यहां आ रहा होगा तो क्या चांद यहीं पर स्थिर होगा? चांद थोड़ा तो आगे बढ़ेगा, और यहां पर अगर उच्च ज्वार आना है, सपोज करें इस लोकेशन पे, तो चांद, यानी कि जब ये लोकेशन यहां आएगा तो चांद यहां ना होकर के चांद यहां होगा, तो एग्जैक्ट पीछे नहीं होगा, तो इसको एग्जैक्ट पीछे होने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में क्या 12 घंटे के बाद थोड़ा और डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इस स्थान को इसके सामने आने के लिए? इसका मतलब है कि एग्जैक्ट 12 घंटे के अंतराल पे ज्वार ऊंचे नहीं आते। 12 घंटे के बाद जब ये 12 घंटा ट्रेवल करके यहां पहुंचेगा तो चांद आगे बढ़ गया होगा, और चांद को का लोकेशन ये ना होकर के यहां है, तो इस स्थान को यहां पहुंचना पड़ेगा इस लोकेशन पे, तब जाके चांद के सामने आ सकता है। तो इस लोकेशन को तक पहुंचने के लिए कुछ समय तो लगेगा, और ये समय लगता है लगभग 26 मिनट का। क्लियर है? यानी अगर मैं ऐसे कहूं, या इसको सिंपल पहले ऐसे डिवाइड कर लूं कि ये हमारा अर्थ है और ये हमारा चांद है, पृथ्वी का ये जो लोकेशन ए है ये 24 घंटे के बाद, 24 आवर्स के बाद, मतलब ऐसे घूमेगा पश्चिम से पूरब, ये जगह जब घूम करके 24 घंटे के बाद इस स्थान पे आएगा तब तक चांद आगे बढ़ चुका होगा। और चांद अगर आगे बढ़ चुका होगा तो इस स्थान को और थोड़ा घूमना पड़ेगा, और अगर और थोड़ा घूमना पड़ेगा तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि इस स्थान को कुछ टाइम और ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाके चांद के सामने आएगा। और वो टाइम कितना है? 52 मिनट, 52 मिनट्स टोटल, 24 घंटे में 52 मिनट। तो 24 घंटे में अगर हम 52 मिनट ऐड कर देते हैं तो इस स्थान पे जब इसके सामने आएगा तो एग्जैक्ट 24 घंटे 52 मिनट के बाद यहां पर उच्च ज्वार आएगा। मान लेते हैं कि शाम को 6 बजे 6 PM पे अगर यहां ऊंचा ज्वार आया था, तो 6 PM के बाद फिर हम घुमाते हुए अगले दिन का 6 PM कर दें, यहां पर 24 घंटा, पहले तो 24 घंटा करें ना, तो 6 PM से लेकर के 6 PM तक 24 घंटा हो गया। तो 6 PM पे अब इस ए पॉइंट पे ज्वार ना आकर के 6:52 पे ऊंचा ज्वार आएगा। क्लियर है? अब 52 मिनट हो गया, लेकिन आधा डिस्टेंस कितना हो गया? 12 घंटे का। अगर ये स्थान घूम करके यहां पहुंचे तो कितना हो गया? 12 घंटा हो गया। तो 12 घंटा हो गया और टोटल कितना था? 52। तो आधे डिस्टेंस के लिए 26 करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये स्थान दोबारा उच्च ज्वार का अनुभव करेगा कितनी देर के बाद? 12 घंटे 26 मिनट के बाद। क्लियर है? 12 घंटे 26 मिनट के बाद। फिर 12 घंटे 26 मिनट के बाद फिर आपको यहां तक पहुंचने के लिए 12 घंटे 26 मिनट ऐड करना पड़ेगा। तो हर ज्वार पे आपको 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यहां तक हुआ या नहीं हुआ? हुआ? 26 मिनट वाला, 52 वाला समझ में आ गया? 24 घंटे में 52, तो 12 घंटे में आधा हो जाएगा। 12 घंटे में 52 का आधा कितना होता है? 26 होता है। यानी कि जब आप इस स्थान से 12 घंटे के बाद ट्रेवल करके यहां बढ़ेंगे तो चांद 26 मिनट आगे बढ़ चुका होगा। तो इस स्थान को थोड़ा और ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब 26 मिनट और आगे जाना पड़ेगा, तब यहां पर जो उच्च ज्वार का अनुभव होगा। और फिर उसके बाद 26 मिनट और, तो कुल मिलाकर के 24 घंटे में 52 मिनट ऐड करने हैं। 12 घंटे में 26 मिनट, 12 घंटे पे 26 मिनट, क्योंकि एक बार उच्च ज्वार इस स्थिति में होगा, एक बार उच्च ज्वार इस स्थिति में होगा। मतलब ये ज्यादा ऊंचा होगा, ये कम होगा, वो तो बता ही दिए, लेकिन अपेक्षाकृत ज्वार की ऊंचाई इन दो जगहों पे अपेक्षाकृत सामान्य से ज्यादा होती है, औसत से ज्यादा होती है। और यहां पर हर बार डिले कितने का होगा? 26 मिनट का। हर 12 घंटे 26 मिनट के बाद उस स्थान पे उच्च ज्वार का अनुभव होगा। यानी कि 12 घंटे 26 मिनट, फिर यहां पर आकर के उसको 12 घंटे 26 मिनट, मतलब लगातार ऐसा करना पड़ेगा। और अगर हम कहें कि जो चांद के सामने वाली स्थिति उत्पन्न हुई है
तो अब कितने समय के बाद ये स्थान चांद के सामने आएगा, ये उच्च ज्वार की स्थिति होगी, तो 24 घंटे 52 मिनट। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन क्यों करा रहे हैं? यूपीएससी कहेगा तारीख ये है, 15 तारीख सपोज करें, या 16 तारीख है, 17 तारीख है, और यहां पर इस स्थान को शाम को 6 बजे उच्च ज्वार आया था, है ना, उच्च ज्वार की स्थिति आई थी, या ये पूर्णिमा की स्थिति थी सपोज करें। अब दोबारा उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, या उस स्थिति तक, या वहां पर 3 दिन के बाद, अगले 3 दिन के बाद जब उच्च ज्वार इस स्थान पे आएगा और पूर्णिमा की स्थिति होगी, तो समय कितना होगा ये निकालने के लिए आपको दे देगा। तो जितने भी दिन हो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 52 52 52। अगर शाम को 6 बजे बोला है, सुबह के 6 बजे बोला है, दोपहर के 3 बजे बोला है, जो भी बोले उसमें आपको 3 बार 52 52 52 ऐड कर लेना है। अगर कहे कि एक स्थान पे उच्च ज्वार आया है, अगला उच्च ज्वार वहां पर कब आएगा, तो 12 घंटे 26 मिनट। अगला उच्च ज्वार मतलब जस्ट अपोजिट वाला लोकेशन, तो वहां करने के लिए आपको 12 घंटे 26 मिनट। और अगर कहता है कि वही स्थान, सेम स्थान पे उच्च ज्वार का मतलब जो स्थान उसका था, कितने समय के बाद अब वहां पर उसी स्थान पर पहुंच करके उच्च ज्वार आएगा, तो 52 मिनट ऐड कर लीजिएगा। अगर 15 तारीख है और कह रहा है कि 18 तारीख को कब आएगा, तो उसमें 52 52 52 52 कर लीजिएगा। और उसके बाद जो भी समय दिया होगा, एक टाइम दिया होगा, उस टाइम में 3 बार 52 ऐड करके बताइएगा कि सर अब जो भी आएगा ज्वार ऊंचा, जितनी भी उसकी ऊंचाई होगी, लेकिन आएगा इतने बजे। कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो ये कैलकुलेशन किया जाता है, इस कैलकुलेशन के माध्यम से बताया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में, स्थान विशेष में ज्वार की ऊंचाई क्या होगी। अब इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? एक, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, हाँ, उस लोकेशन पे तो 24 घंटे 52 मिनट, मतलब ये जो लोकेशन है घूम करके वहीं इस चांद के सामने आ जाए, वो स्थिति तो 24 घंटे 52 मिनट के बाद होगी। लेकिन अपोजिट यहां भी उच्च ज्वार की स्थिति होती है, यहां भी उच्च ज्वार की। तो अगर कहा जाए कि अगला उच्च ज्वार कब आएगा उस स्थान पे, तो 12 घंटे 26 मिनट के बाद। अगर कहे कि वो स्थान घूम करके दोबारा उसी स्थान पे, या पूर्णिमा और अमावस्या, कहे कि इतने तारीख को पूर्णिमा की स्थिति थी, उसी स्थिति में पहुंचने पे किस समय उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न होगी, तो आपको 52 52 मिनट, क्योंकि उस स्थान पे पहुंचने में आपको 24 घंटे 52 मिनट लगेंगे। क्योंकि जब आप यहां पहुंचेंगे तो चांद आगे बढ़ चुका होगा, चांद भी तो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो उस 24 घंटे में जो जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा, उतना डिस्टेंस आपको बढ़ना पड़ेगा। और उतना डिस्टेंस आप बढ़ेंगे तो हमारा पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा है और हम भी घूम रहे हैं। हमारा रोटेशनल स्पीड 24 घंटे का है। ऐसी स्थिति में इस स्थान के सामने पहुंचने के लिए इस स्थान को अतिरिक्त डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि चांद उस लोकेशन से आगे शिफ्ट हो चुका है। और वो शिफ्ट हो चुका है तो उसका कैलकुलेशन निकल करके आया 52 मिनट, 52 मिनट्स। एक चक्कर पे 52 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं। इसीलिए अगर यूपीएससी अब ये स्टेटमेंट दे कि जब किसी स्थान पे ज्वार आता है तो सेम समय पे अगला उच्च ज्वार वहां पर अनुभव किया जाता है, शाम को 6 बजे तो कहे 6 बजे, कहे कि, या ऐसा स्टेटमेंट दे कि किसी क्षेत्र विशेष में एक उच्च ज्वार आता है, अगला उच्च ज्वार उससे पहले आने की स्थिति, या उससे पहले वहां पर उच्च ज्वार आएगा, तो कभी भी पहले नहीं आएगा, हमेशा डिले ही होगा। तो अगर स्टेटमेंट ये हो कि हमेशा जो ज्वार होते हैं वो उस पार्टिकुलर समय से हमेशा बाद ही अनुभव किए जाते हैं, तो स्टेटमेंट ठीक होगा। क्लियर है? और कहे कि कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी जो है पहले आ जाते हैं, तो स्टेटमेंट गलत होगा। हमेशा क्या होगा? डिले होगा। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट समझ गए? तो इस कॉन्सेप्ट से जोड़ करके अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट दिए जाते हैं। हाँ, मतलब पूर्णिमा और अमावस्या 2 लोकेशंस हो गए, बट अभी करते हैं उसकी चर्चा आपके साथ। समझ में आया? तो यहाँ पर बस समझने वाला यही कुछ पॉइंट था कि 4 लोकेशंस हैं और उसमें चांद स्थिर ना होकर के चांद घूम रहा है, और चांद घूम रहा है तो चांद को सामने होना पड़ेगा, और सामने हो रहा है तो पृथ्वी घूम करके जब बेचारा यहां वापस आया तब तक चांद आगे खिसक गया। तो ऐसे स्थिति में ये जो लोकेशन है, ये जब चांद के सामने आएगा तो 52 मिनट अतिरिक्त समय इसको लगेंगे। तो हर बार कोई भी जगह जो ज्वार का अनुभव करता है, उच्च ज्वार हो, निम्न ज्वार हो, कुछ भी हो, लेकिन ज्वार का अनुभव जब भी करेगा तो चांद के सामने आने के कारण ही करेगा, और वो स्थिति हमेशा 24 घंटे 52 मिनट के बाद होगी, और विपरीत दिशा में 12 घंटे 26 मिनट के बाद होगी। क्लियर हो गया? हाँ, क्योंकि चांद के घूमने की गति है ना, उस गति को हमने निकाला, मतलब चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है तो हम कितना घूम करके आगे गए,
तो उस तक पहुंचने में हमको कितना समय लगा, तो इन सब चीजों को निकाल करके जो भी कैलकुलेशन आया वो 52 मिनट्स का आया, कि हमको 52 मिनट्स का अतिरिक्त समय लगता है। क्लियर है? तो पृथ्वी का और चांद का रोटेशनल स्पीड है, उसके आधार पे वो कैलकुलेशन 52 मिनट्स का निकल करके आया। आगे बढ़े, अब देखते हैं ये ज्वार क्या है ना। बावन मिनट 24 घंटे पे। हाँ 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 52 मिनट्स ऐड करेंगे। एक देखिए, हम कह रहे हैं कि लहरें तो ऊंची उठेंगी ही, कभी अपेक्षाकृत ज्यादा उठेंगी, कभी अपेक्षाकृत कम उठेंगी, है ना, यही तो स्थिति उत्पन्न होगी। और कब उत्पन्न होगी? जब चांद बिल्कुल सामने होगा, है ना। अब चांद बिल्कुल जब सामने होगा तो वैसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो मान लेते हैं 15 दिन के बाद घूम करके आप आ जाएं, तो 15 दिन का मतलब 15 दिन के बाद चांद किसी और लोकेशन पे होगा, तो उस लोकेशन पे अब जो लोकेशन था 15 दिन के बाद चांद वहां पर आया, तो क्या एग्जैक्ट शाम को 6 बजे वहां पर ज्वार आएगा? तो नहीं, आप उसमें ऐड कर लें। तो इसका मतलब है कि जो भी उस लोकेशन पे स्थिति बनेगी वो हमेशा डिले में ही होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि 7 दिन या 10 दिन के बाद शाम को 6 बजे जैसे उस दिन आया था वैसे ही शाम को 6 बजे आएगा, 52 मिनट्स डिले से ही आएगा। तो हमेशा 52 मिनट्स ऐड किया जाता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? आराम से सोचें कि अगर हमको एग्जैक्ट मालूम हो, तो एक तो सिक्योरिटी गार्ड हो या ना हो, हमको मालूम होगा कि भाई साहब समुद्र में जाना सेफ नहीं है, लहरें ऊंची हैं। तो पहले तो ये कि मतलब अगर आपको मालूम है कि पूर्णिमा या अमावस्या की स्थिति बन रही है और इस समय एग्जैक्ट चांद इसके सामने होगा, तो जितना दूर रह सके उतना भला ही है, एक बात। दूसरा, समुद्र की लहरें अगर ऊंची होंगी तो जो वाटर का लेवल है वो बढ़ेगा या कम होगा, पानी का स्तर। तो बड़े जहाजों के लिए अच्छा है या कम? अगर तटों के पास आना है तो अच्छा है या? तो जितने भी जहाज समुद्र में खड़े होंगे और अगर ज्वारीय तट होगा या ज्वारीय पतन होगा, टाइडल पोर्ट, ज्वार के कारण वो पतन काम कर रहा है, तो सारे जहाजों को बता दीजिएगा कि भाई साहब एंट्री टाइम क्या है, इतने बजे पहुंच जाना, है ना, इतने टाइम तक आप एंटर हो जाना, पतन तक आप आ सकते हो। और अगर बाद में आओगे तो ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत नीची होगी, क्योंकि आपका पोर्ट बड़ा है, मतलब आपका जहाज बड़ा है और पानी का लेवल कम होगा, तो कहीं बीच में भी रेत में फंस जाओगे। तो आपके आने का एक निर्धारित समय दे दिया जाता है, उस समय आप एंटर हो जाएंगे, और एंटर हो जाएंगे तो वहां पर पहुंच जाएंगे। और फिर इंतजार कब का करेंगे? जब ज्वार की ऊंचाई अगले 12 घंटे 26 मिनट के बाद वो स्थिति उत्पन्न होगी, या अगले 24 घंटे 52 मिनट के बाद। तो 24 घंटे के अंदर जो भी सामान लोडिंग अनलोडिंग करना है किए, और उसके बाद निकल गए। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस है, और बहुत बारीकी से ये कॉन्सेप्ट या बहुत बारीकी से इन सब चीजों को साधा जाता है या उसका कैलकुलेशन किया जाता है और इसको रिले किया जाता है। यानी कि जो भी जहाज हैं जिनको आना है टाइडल पोर्ट्स पे, उनका एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है। तो इसका अपना एक एप्लीकेशन है इस कॉन्सेप्ट का। तो लगातार जहां पर भी, जैसे भारत में आगे चर्चा करेंगे, भारत में ज्वारीय बल या ज्वारीय पतन का उदाहरण कोलकाता का बंदरगाह है। कोलकाता समुद्र पे अवस्थित है, ना कि महासागर के किनारे, है ना। हल्दिया और हाँ, क्या डायमंड हार्बर, है ना, कोलकाता, बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं। किस नदी पे अवस्थित है? हुगली रिवर पे अवस्थित। तो समुद्र से अपेक्षाकृत अंदर पे अवस्थित है, और यहाँ पर नदी जो है गाद बालू मिट्टी बहुत ज्यादा लेकर के आएगा, तो समुद्र के, या कह सकते हैं कि नदी की गहराई अपेक्षाकृत कम होगी। ऐसे में अगर समुद्र का पानी या समुद्र की लहरें ऊंची होंगी तो हुगली के पानी को पीछे धकेला जाएगा, समुद्र का पानी वहां तक पहुंचेगा, लेवल बढ़ जाएगा, बड़े बड़े जहाज उसके साथ कोलकाता के बंदरगाह या जैसा उन्होंने पार्टिकुलर कहा डायमंड हार्बर, वहां पहुंच जाएंगे। और फिर इंतजार करेंगे कि जब भी वाटर लेवल बड़ा हो, मतलब 12 घंटे 26 मिनट के बाद जब दोबारा ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होगी, तो साथ साथ निकल गए। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे बंदरगाह हैं। एक कोलकाता का बंदरगाह है, लंदन का नाम आपने सुना है, लंदन भी ऐसे ही फंक्शन करता है, इंतजार करता है। ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होगी तो जहाज निकल जाएंगे, ज्वार की ऊंचाई नीची होगी तो आराम से रहेंगे। क्लियर है? अभी देखते हैं, थेम्स नदी पे अवस्थित है, जैसे हमने देखा कि कोलकाता बंदरगाह की चर्चा की, वैसे अभी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो ज्वार भाटा को देखा जाए, या ज्वार भाटा का जो कॉन्सेप्ट है अगर इसको देखें, तो ज्वार भाटा का संबंध महासागरीय जल के आवर्ती उतार चढ़ाव से है। कुछ समय तक महासागर का जल अपेक्षाकृत ऊंचा होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मूलतः, और कुछ समय तक या कुछ समय तक अपेक्षाकृत जल की ऊंचाई
न्यून होती है, नीची होती है। तो एक बार जब चांद के सामने होगा तो अपेक्षाकृत आप कह सकते हैं कि ज्वार की ऊंचाई ज्यादा हो गई। जब वो स्थान उससे दूर हो गया तो भाटा की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी कि समुद्र की लहरें अपेक्षाकृत नीचे हो गई। इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया आवर्ती, सीक्वेंशियल अप एंड डाउन, मतलब कई बार ऊपर उठता है और कई बार नीचे उठता है। सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण के कारण प्रतिदिन 2 बार समुद्री जलस्तर नियतकालिक ऊपर उठने या नीचे उतरने की घटना को जन्म होता है। तो 2 बार अगर हम कहते हैं कि ऊपर उठता है तो ज्वार, तो 2 बार एक ऐसी स्थिति होगी जब समुद्र की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होगी, यानी कि एक स्थान है जब सामने होगा तो ज्वार की ऊंचाई ज्यादा और यही घूम करके वहां चला जाएगा तो ज्वार की ऊंचाई कम, यानी कि भाटा की स्थिति। फिर सामने आ गया तो ज्वार की ऊंचाई ज्यादा हो गई, मतलब इस लोकेशन पे, और फिर इस लोकेशन पे आ जाएगा तो ज्वार की ऊंचाई कम हो गई, मतलब भाटा की स्थिति। तो एक स्थान 2 बार उच्च ज्वार को अनुभव कर रहा है और 2 बार भाटा की स्थिति को, मतलब जो भी वहां पर लहरें हैं उसमें कुछ 2 बार अपेक्षाकृत ऊंचे होंगे, 2 बार अपेक्षाकृत नीचे होंगे। तो इसी को हमने कहा ज्वार या भाटा की स्थिति। इससे उत्पन्न, यानी कि इस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो समुद्र में लहरें या तरंगे उत्पन्न होती हैं, इसी को हम टाइडल एनर्जी या टाइडल वेव्स या ज्वारीय तरंग के नाम से जानते हैं। अब यहां पर एक और बल काम करता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण यहां पर क्या हुआ, एक बल काम करेगा। मतलब अगर देखा जाए तो पृथ्वी घूम रहा है तो इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे देखेंगे कि मून का गुरुत्वाकर्षण बल इस तरफ काम कर रहा है और यहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और पानी यहां से छिटक करके वापस जाने की मतलब कोशिश करेगा, और चांद भी कहीं ऐसे ही खींच रहा होगा। तो हम देखेंगे कि इस लोकेशन पे भी अपेक्षाकृत हम कह सकते हैं कि ज्वार की स्थिति होगी या समुद्र की लहरें ऊंची होंगी। लेकिन ये लोकेशन और ये लोकेशन, या अगर ये 2 डायमेंशन है ना, इसको ऐसा समझे कि जैसे कोई 3 डायमेंशन का वस्तु है तो घूम करके यहां आ गया। एक बल ऐसे काम कर रहा है, एक बल ऐसे काम कर रहा है, और एक बल इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है। ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। तो ये 2 लोकेशंस होंगे जब ज्वार की ऊंचाई कम होगी, और ये 2 लोकेशंस होंगे जब ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होगी। यहां पर कौन सा बल ज्यादा मजबूत हो, कारण है अपकेंद्रीय बल। यहां पर कौन सा बल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, पृथ्वी का चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। तो यूपीएससी कई बार स्टेटमेंट देगा जैसे कि ज्वारीय ऊर्जा का केवल और केवल कारण चांद का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। 2 फोर्स हो गए, एक पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी जो चीजें छिटक करके बाहर जाना चाहती हैं वो भी लहरों को ऊंचा करने में एक रोल प्ले करती हैं, और किसी विशिष्ट स्थान पे जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उनकी भूमिका बढ़ जाती है। वो कौन सा लोकेशन होगा, तो ये वाली स्थिति उत्पन्न होगी। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि 2 बल हैं, अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। अगर यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे कि ज्वारीय ऊर्जा के लिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चांद के गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन किसका भूमिका ज्यादा है, चांद का। हाई टाइड, उच्च ज्वार, इन 2 स्थिति पे लो टाइड। क्लियर है? तो 2 बार हाई टाइड, हाइट का मतलब है सबसे ज्यादा यहीं पर होगा, इसकी तुलना में यहां अपेक्षाकृत थोड़ा कम होगा, बट रैंक 1 और रैंक 2 यही होंगे, और यहां पर ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होगी, तो इसको हम भाटा की स्थिति कहेंगे। भाटा ज्वार। तो ये 4 लोकेशंस हो गए, यानी कि ये स्थान जब एक बार यहां पहुंचा, यही स्थान घूम करके यहां पहुंचा, यही स्थान घूम करके यहां पहुंचा, यही स्थान घूम करके यहां पहुंचा, तो इस 2 बार उच्च ज्वार का अनुभव करेगा और 2 बार भाटा की स्थिति को वो अनुभव करेगा। और हर बार डिले कितने देर का होगा, 12 घंटे। 2 उच्च ज्वार के बीच में 12 घंटे का डिले होगा, और 2 भाटा के बीच में डिले, 2 भाटा के बीच में, ये भाटा की स्थिति है, 2 भाटा के बीच में भी तो 26 घंटे का डिले होगा ना, 26 मिनट का होगा, है ना। ये स्थान घूम करके जब यहां आएगा तो चांद आगे खिसक चुका होगा, तो इसका मतलब है कि भाटा की स्थिति भी 26 मिनट के डिले से आएगा ना, है ना। अब यहां पर एक पॉइंट दोबारा से, कि एक स्थान है वो उच्च ज्वार का अनुभव कर रहा है, मान लेते हैं, ये कैलकुलेशन आप लोग मुझे करके बताएं, कि मान लेते हैं कि शाम को 6 बजे 6 PM, है ना, 6 PM नहीं करते, थोड़ा सा आसान कर देते हैं, 4 PM कर देते हैं। पहले आसान, सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स।
तारीख है 15, 4 PM पे एक स्थान ने उच्च ज्वार का अनुभव किया, है ना। अब कितने समय के बाद वो भाटा का अनुभव करेगा? कितने समय के बाद वो भाटा का अनुभव करेगा? टाइम बताइए। जो भाटा का अनुभव होगा कितने बजे होगा? जब पानी का लेवल लो होगा, 10:13 PM AM। तब कोलकाता का बंदरगाह क्या कहेगा किसी बड़े जहाज को कि भैया जहां वहीं रहो, आने की कोशिश मत करो, नहीं तो कहीं फंस जाओगे बालू में, क्योंकि वहां पर अपेक्षाकृत ऊंचाई कम होगी। क्लियर है? अब कैलकुलेशन कैसे हुआ? तो सिंपल कैलकुलेशन, अगर मान लेते हैं कि ये स्थान है, यहां से अपोजिट डायरेक्शन में डिले 12 घंटे 26 मिनट का होता है, तो इसके बीच में कितना होगा? 6 घंटे 13 मिनट का। तो अगर ये ज्वार की स्थिति है तो ये भाटा की स्थिति है। तो कोई स्थान अगर ज्वार का अनुभव कर रहा है तो जो भाटा अगला अनुभव करने जा रहा है वो कितनी देर के बाद? 6 घंटे समथिंग मिनट के बाद वो स्थिति उत्पन्न होगी। तो कुछ हो सकता है यूपीएससी ज्वार ज्वार ना पूछ के भाटा भी पूछे, कोई दिक्कत है इसमें? कर लेंगे। तो जब मालूम है कि 52 मिनट लगता है तो ये क्वाड्रेचर की स्थिति है, यानी कि 25% डिस्टेंस। तो 52 मिनट को 4 भाग में बांट दीजिए, 13 13 13 13। तो 13 मिनट यहाँ, 13 मिनट यहाँ, 13 मिनट डिले यहाँ, 13 मिनट यहाँ, है ना। या हो सकता है कॉम्प्लेक्स सवाल पूछेगा तो क्या कहेगा कि कोई एक स्थान है ये उच्च ज्वार का अनुभव करता है, वहां पर जो दूसरा भाटा आएगा, दूसरा, वो कितने समय के बाद आएगा? तो 13 मिनट, 13 मिनट और 13 मिनट, तो 40 मिनट के बाद वहां पर दूसरा भाटा आएगा, है ना। 6 6 6 6 ऐड कर ले, 6 12 18 प्लस 40 मिनट प्लस 39 मिनट। सिंपल है। तो कुल मिलाकर के 52 को नहीं भूलिएगा, मदद करेगा। और 52 को ये 4 लोकेशन का मतलब है कि 13 13 मिनट में भी डिवाइड किया जा सकता है। तो मुश्किल सवाल पूछेगा तो कुछ ऐसा पूछेगा। क्या बोल रहे हैं? चांद आगे बढ़ जाएगा, मतलब चांद आगे बढ़ जाएगा मतलब है चांद जा कहां रहा है? पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है ना। देखिए आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे कि चांद पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और जैसे हम घूम रहे हैं ना, जो रोटेशनल स्पीड हमारा है, सेम रोटेशनल स्पीड चांद का है। जिस गति से हम घूम रहे हैं ना ऐसे, उसी गति से चांद भी घूम रहा है। तो जब हम ऐसे, मतलब चांद अपने अक्ष पे भी घूम रहा है, जैसे हम अपने अक्ष पे घूम रहे हैं वैसे चांद भी अपने अक्ष पे घूम रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य का चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा है, वैसे चांद भी पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा है। तो चांद का भी 2 रोटेशन है, एक तो अपने अक्ष पे घूमना और दूसरा है पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा लगाना। तो चांद जो अपने अक्ष पे घूम रहा है उसकी गति पृथ्वी के अक्ष पे घूमने की गति के समान है। इसका मतलब है कि जब हम ऐसे घूम रहे हैं उसी गति से चांद घूमेगा। तो आप जब यहां आए चाहे यहां आए, चांद का हमेशा एक ही हिस्सा आपको नजर आएगा, क्योंकि चांद के रोटेशनल गति हमारे बराबर है। तो चांद का दूसरा चेहरा देखना हो तो क्या चांद पे जाना पड़ेगा, है ना। अगर चांद का दूसरा चेहरा देखना हो तो हमको चांद पे जाकर के घूम करके वहां पहुंचना पड़ेगा। यानी कि हम पृथ्वी से चांद के पिछले हिस्से को कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। तर्क क्या है? क्योंकि इसके घूमने की गति और चांद के घूमने की, मतलब जो अक्षीय घूर्णन है उसकी गति समान है। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है 52 मिनट का, वो अपने अक्ष पे घूमने के कारण नहीं, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने के कारण। तो सपोज करें कि चांद आगे बढ़ा, मतलब चांद 28 दिनों में हमारी यात्रा कर लेता है, तो 1 घंटे के बाद कुछ आगे बढ़ जाएगा। तो हम क्या सूरज की यात्रा नहीं करते? हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि ये आगे बढ़ चुका है तो हमको वहां तक, चूंकि और हमको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो हमको वहां पहुंचने में अपेक्षाकृत थोड़ा सा अतिरिक्त समय लगेगा। और ये समय कितना होगा? यानी कि ये चांद जब यहां होगा तो ये लोकेशन जब इसके सामने पहुंचेगा तो 52 मिनट अतिरिक्त लग जाएंगे। क्लियर है? तो जब जहां चांद होगा वहां ज्वार की स्थिति होगी। एक स्थान है, ये यहां पर आ गया, यहां चांद है। क्लियर है? अब ये घूम करके पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम करके यहां आ गया, चांद तो अपने अक्ष पे घूम रहा है ना। तो जब ये स्थान घूम करके यहां आ गया, फिर ये लोकेशन 24 घंटे में घूम रहा है ना, तो यहां आया तो क्या उच्च ज्वार आएगा?
तो वो कब आएगा, कितनी देर के बाद वो भाटा की स्थिति होगी? 6 घंटे 13 मिनट। पीछे वाला 12 घंटे के बाद। हाँ हाँ हाँ, उसी लोकेशन पे दोबारा घूम करके पहुंचेगा तो 24 घंटे 52 मिनट। 6 घंटे 13 मिनट, 18 घंटे 40 मिनट, 39 मिनट। ठीक है, क्लियर है, आसान है। इस तरह से कुछ कैलकुलेशन आपको करना होगा। अब समझाने के लिए कुछ खास बचा नहीं। ज्वार के कुछ सवाल करके देखिएगा, ऐसे कुछ सवाल आपको पहले मुश्किल लगते होंगे, अब करेंगे तो अपेक्षाकृत आसान लगेंगे। ज्वार की उत्पत्ति का कारण, अब यहां पर जो भी हम पढ़ें तो ज्वार की उत्पत्ति का एक कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, और एक कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। तो दो बल हो गए, एक बल हो गया अपकेंद्रीय, दूसरा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। यही समझा रहे थे, यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है ना। तो दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल है और दूसरा अपकेंद्रीय बल है। बार बार पॉइंट आपको कह रहे हैं ताकि आप ध्यान रखें कि यूपीएससी केवल केवल शब्द का इस्तेमाल करे कि केवल ये, तो ट्रैप में मत फंसिएगा, है ना। कि ये मत मान लीजिएगा कि नहीं ज्वार तो केवल जो है वो चांद या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी अपेक्षाकृत उस पर काम करता है। अब यहाँ पर कुछ भविष्य के सवाल ऐसे हो सकते हैं, या कुछ ऐसा समझे कि कुछ एज्यूम करने वाले सवाल ऐसे हो सकते हैं, अगर पृथ्वी पे अपने अक्ष पे घूर्णन की गति कम हो जाए तो जो अपकेंद्रीय बल है यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बाहर निकलने का बल है, वो मजबूत होगा कि कम होगा? तो ज्वार की ऊंचाई कम होनी चाहिए। क्लियर है। अब अगर मान लेते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाए, फिर ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाए। सोचे पृथ्वी एक ऑप्टिमम दर से घूम रहा है, जहां पर भी रोटेशनल मतलब एक ऑप्टिमम दर से हम घूम रहे हैं। अगर हमारा रोटेशनल स्पीड 365 की जगह हम 180 दिनों में घूमना शुरू कर दें सूर्य के चारों तरफ, या अपने अक्ष पे हम 24 घंटे में घूमते हैं ना, 24 घंटे में घूमने की जगह 12 घंटे में ही हम घूम करके पहुंच जाएं, तो इसका मतलब है हमारा रोटेशनल या अपकेंद्रीय बल अपेक्षाकृत दोगुना हो जाएगा। और इस स्थिति में समुद्र की लहरें क्या होंगी? अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंची होंगी। और अगर ऊंची होंगी तो अपर्दन क्या हो जाएगा? तटीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक है का मतलब है कि पृथ्वी पे काम चल जा रहा है। लेकिन अगर पृथ्वी की गति या पृथ्वी पे अपने अक्ष पे घूर्णन करे की गति बढ़ जाए तो क्या क्या ज्वार भाटा या ज्वार की ऊंचाई बढ़ जाएगी? अगर ऐसा स्टेटमेंट हो तो इस स्टेटमेंट को स्वीकार करेंगे। और गति कम हो जाए, हाँ, तो क्या अपकेंद्रीय बल ज्वार को प्रभावित करता है? जो नुकसान होगा छोड़िए, पहले ज्वार को प्रभावित करेगा कि नहीं ये बताइए? करेगा ना। तो मैं पहले उस पॉइंट को समझ लीजिए कि हाँ, कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसे एजम्पशन वाले कुछ सवाल हो तो उसको भी घबराइएगा नहीं, है ना। कि गति से ही अपकेंद्रीय बल जनरेट हो रहा है, अपकेंद्रीय बल मजबूत कब होगा? जब घूर्णन की गति बढ़ जाए, और घूर्णन की गति बढ़ जाएगा तो आपके गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्वार की ऊंचाई भी बढ़ जाएगी, और अगर घूर्णन की गति कम हो जाएगी तो ज्वार की ऊंचाई भी अपेक्षाकृत। तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे तो उसको ध्यान में रखिएगा। मतलब हाँ आया था, बट वो बहुत ही अभी कम है। करूंगा चर्चा। डैम, भारत में नदियों वाली क्लास करना है ना, तो नदी में 3-4 टॉपिक करने हैं। प्रदूषण का टॉपिक शायद संभवतः एनवायरमेंट की क्लास में आप लोग कर चुके होंगे या करेंगे। एक बात, नदी की क्लास में मैं आपके साथ डैम के इशू में, बिग डैम मुल्ला पेरियार का विवाद जो आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्यों है क्या है, भारत में अगर डैम है तो डैम सेफ्टी भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में विश्व का तीसरा सबसे हाईएस्ट डैम्स है, बड़े डैम्स जो है 15 मीटर से ऊंचाई के, तीसरा नंबर पे हम हैं जहां पर सबसे ज्यादा ऐसे बड़े डैम्स हैं। तो डैम को लेकर के विवाद तमिलनाडु और केरला की सरकार के बीच में है। मुल्ला पेरियार को लेकर के, डैम सेफ्टी को लेकर के भारत क्या कर रहा है, क्या किया जाना चाहिए, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट न्यूज में रहते हैं भारत पाकिस्तान के कारण, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में एचईपी प्रोजेक्ट्स, जैसे आपने नाम लिया, एक जागबू नाम का प्रोजेक्ट है चाइना में जो कि ब्रह्मपुत्र में बनाया जा रहा है, और इतना विशाल है कि माना जा रहा है कि उससे पृथ्वी का जो अक्ष पे घूमने की गति है वो फॉल होगी। तो ऐसे में जो भी हो, फॉल हो या ना हो, लेकिन वो हमारे लिए तो चिंता का विषय है। तो ऐसी स्थिति में उसको काउंटर करने के लिए भारत क्या कर रहा है? क्या हम भी डैम बनाए? क्योंकि किसी दिन डैम का पानी पूरा छोड़ दिया तो नीचे तो बाढ़ आ जाएगा। तो उस डैम के पानी को रोकने के लिए दूसरा डैम होना चाहिए कि नहीं? कि वो जो अपने डैम का पानी छोड़े कभी, जैसे भारत चीन का लड़ाई हो गया और चीन ने सोचा कि भारत को मजा चखाना है, तो क्या करेगा? बस डैम को खोल दे, एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी बहना शुरू हो जाए, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति को साधने के लिए क्या हमको और डैम नहीं बनाने चाहिए?
तो क्या हम डैम प्रपोज्ड है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, ताकि ऐसी चीजों को साधने के लिए? तो क्या है, क्यों है? हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है। तो डैम से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। कुछ नेशनल पार्क जो है न्यूज में रहते हैं, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो जो नेशनल पार्क हैं उनके बीच से डेफिनेटली नदियां बहती होंगी, तो वहां पर पानी, नदी, डैम या इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक कैनाल के बारे में सुने होंगे आप। उसके अलावा कम से कम 8-10 और प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में है ना, अलग अलग स्टेजेस पे हैं, अलग अलग राज्य सरकारें उस पर काम कर रही हैं। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ विषय पे आपके साथ बात करेंगे। और कुछ एचईपी प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो देश भर में चल रहे हैं। क्योंकि एक टॉपिक शायद आपको कराए हैं, नहीं कराए हैं शायद, याद नहीं आ रहा है, लैंड सब्सिडेंस वाला जो टॉपिक है, क्या नाम है वो जो जगह है, जोशीमठ वाला, वो नहीं कराया अभी? तो होगा कहीं ना कहीं, कहाँ होगा, भारत वाली क्लास में होगा, हिमालय वाले टॉपिक में, हिमालय में जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, तो उसमें लैंड सब्सिडेंस। तो उसमें एक प्रोजेक्ट न्यूज में आ गया, उसका नाम है तपोवन का प्रोजेक्ट, है ना। तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट माना जा रहा था कि वो भी एक कारण है। कैसे कारण है? तो ऐसे में कुछ ऐसे विवादित प्रोजेक्ट जो भारत में है अलग अलग नदियों पे, तो उसको कई बार आपके साथ मैच करने के लिए, तो वहां पर इन सब चीजों को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं, ज्वार या आवृत्ति के आधार पर ज्वार के क्या प्रकार होते हैं। तो ये सिंपल सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पर सेमी ड्यूरेनल, ड्यूरेनल और मिश्रित ज्वार कहा जाता है। अब सवाल ये है, इसको समझने से पहले जैसे अगर मान लेते हैं कि कहीं पर ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होती है, कहीं पर ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है, यही होता है ना। कहीं पर ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, कहीं पर ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है। इसका मतलब है कि एक ही अक्षांश सूर्य चांद के सामने होगा, मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर चांद के सामने आ गया। सपोज करें अटलांटिक महासागर चांद के सामने आ गया, तो अटलांटिक महासागर के सभी तटीय इलाकों पे क्या ज्वार की ऊंचाई समान रूप से ऊंचा होगा? ज्वारीय बल या ज्वार भाटा तो होगा, ज्वार की ऊंचाई होगी, लेकिन क्या सभी पे समान रूप से ऊंचाई लहरों की होगी? इसका मतलब यह है कि कुछ अन्य कारक जो हैं वो पृथ्वी से या पृथ्वी की आकृति से रिलेटेड कुछ कारक होंगे, वो ज्वार की ऊंचाई को निर्धारित करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये बात तो तय है कि उस स्थान पे अन्य समय की तुलना में ज्वार की स्थिति ऊंची होगी, लेकिन हम कहें कि सभी तटीय इलाकों में ज्वार की ऊंचाई समान होगी, तो ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ अन्य कारक भी रोल प्ले करेंगे, जैसे कि तटों की आकृति क्या है। अगर महासागर का खूब सारा पानी एक सकरे से मुहाने में एंटर करेगा तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, तो वहां पर समुद्र की लहरें अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंची होंगी। जहां समुद्र का मुहाना खुला हुआ होगा वहां पर ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा नहीं होगी। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि कहीं पर ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होती है, कहीं पर ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है। तो कई बार देखा जाता है जो खुले समुद्र हैं, खुले महासागर हैं, उसमें पानी इतना गहरा है कि जो लहरें उत्पन्न भी होती हैं वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर या हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इतना बड़ा होता है कि पानी के सतह के बारे में पता ही नहीं चलता है कि लहरें ऊंची हैं या नीची हैं। तो जहां पर समुद्र गहरा होगा अपेक्षाकृत, वहां चूंकि समुद्र गहरा है और लहरों को ऊंचा उठने के लिए टूटना पड़ता है, ब्रेक होना पड़ता है, भूमि को या बॉटम को टच करना पड़ता है, और बॉटम को टच करना पड़ता है, तो वहां पर दिन में 2 बार नहीं, दिन में 1 बार ज्वार की स्थिति होगी। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां लिखा है सेमी ड्यूरनल, अर्ध दैनिक ज्वार, यहां लिखा है दैनिक ज्वार, लिखा है ना 2 शब्द, अर्ध दैनिक। अर्ध दैनिक का मतलब है हर 12-12 घंटे की स्थिति, लगभग जो 12-12 घंटे में 12 घंटे 26 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट में, उसको हमें कहा सेमी, मतलब एक स्थान ऐसा है जो हर 12-12 घंटे में जो है ज्वार को अनुभव करता है। ऐसा हो सकता है। कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर 24 घंटे में केवल एक ही बार ज्वार की स्थिति अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। अब इसको समझते हैं कि क्या है ये। मान लेते हैं ये समुद्र की लहरें हैं, गुरुत्वाकर्षण का मतलब है ये लहरें ऊंची उठ रही हैं। तो अगर इस ऊर्जा को लहर बनना है, ऊंचा बनना है, तो ये जो ऊपर से गिरा है अगर ये किसी बॉटम को टच कर जाए तो ये सारी एनर्जी ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे कभी आप दौड़ते रहते हैं और सामने कोई बाधा आ जाए तो पहले आप ऊपर जाते हैं फिर नीचे गिरते हैं,
मतलब पहले हवा में रहते हैं कुछ समय के लिए, फिर गिरते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी ऊर्जा, आपने जो दौड़ रहे थे तो आप एक एनर्जी के साथ दौड़ रहे थे, अचानक से कोई बाधा आया तो आपके लिए बाधा का काम किया, तो अब आगे न बढ़ करके आप ऊपर चले गए और फिर ऊपर से नीचे गिरे। ऐसा लहरों के साथ भी काम करता है कि कोई एक लहर है तो ये लहरों का कुछ गहराई होगा, पानी ऊपर नीचे हो रहा होगा। अगर समुद्र उथला हुआ तो सारा एनर्जी ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, लहरों की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाए। और अगर पानी गहरा हुआ तो, पानी बहुत गहरा हुआ तो इसका मतलब है कि लहरें ज्यादा ऊंची नहीं उठ पाएंगी। क्लियर है? अब यहीं पर जरा इस कॉन्सेप्ट को लागू करें कि मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है और ये चांद का लोकेशन है। इस लोकेशन पे समुद्र की लहरों की ऊंचाई ज्यादा होती है, इस लोकेशन पे लहरों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती, मतलब इसकी तुलना में अपेक्षाकृत कम होती। तो अगर कम होती है तो जमीन के छूने की संभावना इस लोकेशन पे ज्यादा होगी। अगर ये जो लहर है, इस लहर की गहराई या लहर का जो ये वेव है, ये अगर बहुत ज्यादा ऊंचा ना हो करके कुछ ऐसा हुआ तो ये बॉटम को नहीं टच कर पाएगा, और बॉटम को नहीं टच कर पाया सपोज करते हैं, तो इसका मतलब है एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सहमत है इस बात से? इसका मतलब है कि ये जो लहरें हैं ये जो ज्यादा उथल पुथल तब करेंगी जब गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी रूप से काम करेगा, अब केंद्रीय बल ज्यादा, यानी कि लहरें ज्यादा ऊपर उठेंगी, और लहरें ऊपर उठेंगी तो उतनी नीचे भी जाएंगी, तो बॉटम के टच होने की संभावना ज्यादा होगी, लहरों की ऊंचाई ज्यादा होगी। तो जहां पर समुद्र गहरे होंगे, क्या लगता है आपको, दिन में 2 बार ज्वार आनी चाहिए, 1 बार आना चाहिए? समझ गए? यही पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर, अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक का मतलब है या दैनिक ज्वार, जहां पर ऊंचाई अपेक्षाकृत या गहराई ज्यादा होगी, वहां पर एक बार तो लहरें ऊंची उठने के कारण वहां ज्वार की ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एक बार चूंकि अपेक्षाकृत उसकी तुलना में ज्वार की ऊंचाई ज्यादा नहीं है, इसका मतलब है कि बॉटम को छूने की संभावना अपेक्षाकृत कम रहेगी। कम रहेगी तो लहरों की ऊंचाई अपेक्षाकृत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल है। तो इसको कहा गया दैनिक ज्वार। जरूरी नहीं है कि हर 12-12 घंटे पे ज्वार आए, है ना। उस स्थान पे अगला उच्च ज्वार कब आएगा? वही 24 घंटे 52 मिनट के बाद। इस स्थिति को हमने क्या किया? दैनिक। और जो नॉर्मल कंडीशन होगा वो क्या होगा? अर्धदैनिक ज्वार। इसके लिए समुद्र की गहराई ज्यादा होनी चाहिए कि कम गहराई होनी चाहिए? कम गहराई होगी। कोलकाता में क्या आना चाहिए, दैनिक ज्वार या अर्धदैनिक ज्वार? अर्धदैनिक ज्वार, क्योंकि अपेक्षाकृत गहरा है। भारत में विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वो डीपेस्ट पोर्ट है, सबसे गहरा है, समुद्र की गहराई वहां पर ज्यादा है। तो यहाँ पर दैनिक ज्वार की जगह कैसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए, मतलब अर्धदैनिक ज्वार की जगह दैनिक ज्वार जैसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये स्थिति है। और जो महासागर बहुत ज्यादा गहरे नहीं है और बहुत ज्यादा उथले नहीं है, यानी कि बीच बीच की स्थिति है ना, तो यहां पर क्या होगा, एक समय पे अपेक्षाकृत ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होगी, एक समय पे ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होगी। समझ रहे हैं? अगर गहराई कम है इसका मतलब है कि 2 बार उच्च ज्वार का अनुभव होगा। अगर गहराई बहुत ज्यादा है तो एक ही बार उच्च ज्वार और दूसरी बार तो बॉटम टच नहीं कर पाए, तो ऊर्जा ट्रांसफर नहीं हुआ। और अगर इन दोनों के बीच का है तो न बहुत गहरा और न बहुत ज्यादा उथला, तो इसको हमने क्या कह दिया? मिक्स ज्वार। किसी स्थान में आने वाले असमान ऊंचाई वाले, असमान ऊंचाई का मतलब है कि एक समय तो उच्च ज्वार आएगा, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा उथला भी नहीं है, बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं है, जो दूसरी तरफ वाला जो ज्वार आएगा 12 घंटे 26 मिनट वाला, उसकी ऊंचाई उसके बराबर न होकर अपेक्षाकृत कम होगी। तो ऐसी स्थिति को हमने क्या कह दिया? मिक्स ज्वार। तो डिपेंड करेगा, मतलब कुल मिलाकर के पॉइंट ये है कि ज्वार तो आते हैं, लेकिन ज्वार आते हैं मतलब चांद का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन साथ ही साथ उस तट की आकृति क्या है, उसकी गहराई क्या है, वो डिसाइड करेगा कि वहां पर मिश्रित ज्वार की स्थिति उत्पन्न होगी, वहां पर सिर्फ दैनिक ज्वार की स्थिति होगी, या वहां पर अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति होगी। तो यूपीएससी बस आपसे जानना चाहेगा कि किसी भी दुनिया में केवल अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, तो स्टेटमेंट गलत होगा। कहे कि जो दैनिक ज्वार वाला होगा कहेगा कि कम उथले सागर में या कम गहरे सागरों में या कम जहां पर तटों की गहराई अपेक्षाकृत कम है, वहां पर दैनिक ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, तो स्टेटमेंट गलत। सही होगा? जहां पर गहरा होगा वहां दैनिक ज्वार आएगा, जहां गहरा होगा वहां दैनिक ज्वार आएगा। क्लियर है? और जहां पर उथला होगा वहां अर्धदैनिक ज्वार आएगा। और जहां पर इन दोनों के बीच की स्थिति, न बहुत ज्यादा गहरा हो और न बहुत ज्यादा उथला हो,
यानी कि एक हिस्से में ज्वार की ऊंचाई ज्यादा और 12 घंटे के बाद ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम। तो इसको हमने कहा ये मिक्स्ड टाइड या मिक्स्ड टाइड्स। तो कई बार ये तीन शब्दावली का इस्तेमाल होता है, लेकिन जनरली आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना पढ़ना है कि ज्वार है ना, उसके अलावा मिक्स्ड या सेमी ड्यूरनल या ड्यूरनल जो टाइड्स हैं उसके बारे में किसी भी किताब में, स्तरीय किताबों में देखा जाए तो उस पर चर्चा नहीं की गई। लेकिन मुझे कोई मतलब व्याख्या का मतलब है कि कहे कि भारत के पूर्वी तट पे ज्यादा होता है, पश्चिमी तट पे ज्यादा होता है, नॉर्थ अमेरिका के अटलांटिक महासागर के तट पे ज्यादा होता है, प्रशांत महासागर के तट पे होता है, ऐसा नहीं पूछा गया, या कहीं पर भी किसी भी किताब में इसकी व्याख्या नहीं की गई है, या करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 1-1.5 सालों में ऐसा कोई व्याख्या नहीं हुआ है। तो अननेसेसरी का इंफॉर्मेशन का ओवरलोड ना हो। लेकिन हाँ, अगर ये मालूम होना चाहिए कि सभी जगह पे ज्वार की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, और ज्वार की ऊंचाई नहीं होती है तो क्यों नहीं होती, तो वहां की भू आकृति की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, कुछ हिस्सों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, और कुछ हिस्सों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। हाँ, नहीं समय तो वही लगेगा, 24 घंटे 52 मिनट का ही समय लगेगा। बस सवाल है कि वो 12 घंटे के बाद क्या वहां पर ज्वार आएगा। अगर ज्वार आएगा तो पानी को ऊपर पहुंचाना है ना, और चांद उसको खींचना चाहता है, तो चांद उसको कैसे खींच पाएगा, अगर वो बॉटम को टच कर जाए तो ऐसे में उसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ होगी तो उसको खींचना अपेक्षाकृत आसान होगा। तो वहां पर ज्वार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अगर समुद्र गहरा हुआ तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, तो वहां ज्वार की ऊंचाई ज्यादा नहीं हो पाएगी। और कब होगी, जब चांद ज्यादा खींच रहा होगा तो लहरें ज्यादा होंगी, और लहरें अगर, या हम कहें कि वेवलेंथ कुछ ज्यादा गहरा हुआ तो इसका मतलब है इसके बॉटम यानी कि उस गहराई को टच होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये पूरे दिन भर में केवल एक ही स्थिति पे उत्पन्न होने की संभावना है, जब वो चांद के सामने हो। क्लियर है। तो इसी को हमने कहा ड्यूरनल ट्राइब या ड्यूरनल टाइड। उदाहरण के लिए मैंने आपके सामने विशाखापट्टनम का बात रखा कि वहां पर उच्च और निम्न ज्वार के बीच में काफी ज्यादा अंतर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक बार तो ज्वार आता है, दूसरी बार ज्वार जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। भारत का ईस्टर्न नवल कमांड है विशाखापट्टनम। ईस्टर्न मतलब ईस्ट का, नवल का कमांड सेंटर है। उसका कारण यह है कि विशाखापट्टनम प्राकृतिक और सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, गहराई उसकी अपेक्षाकृत ज्यादा है। तो जहां पर भी गहराई ज्यादा होगी वहां पर कैसी स्थिति होगी, ड्यूरनल की। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको टाइट भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है एक ही बार उच्च ज्वार की स्थिति है, दूसरी बार नहीं, तो ये स्थिति बेहतर है, एक बात। दूसरा, जहां पर भी समुद्र गहरा होता है या गहराई होता है वहां पर सबमरीन्स रख सकते हैं आप। तो सबमरीन्स रखना हो तो सबसे सेफ लोकेशन ईस्ट है, यानी कि आप देखा जाए तो चाइना का थ्रेट ईस्ट वर्ड है, यानी कि मलक्का के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गया, और यहां से आप पूरे देश भर में कहीं पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, तो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना। गाजी मूवी देखिए ना, एक गाजी करके, तो कभी देखिएगा, मतलब वहां पर आपको समझ में आएगा कि कैसे एक इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा रियलिस्टिक मूवी है गाजी। अभी मत देखिएगा, एग्जाम के बाद देखिएगा, है ना। देख लिया तो अच्छा है, ठीक है। चलिए अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं, अभी जो पीछे पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले कुछ दो चार शब्दावली को और देख लेते हैं ताकि शब्दावली क्लियर हो जाए। टाइडल रेंज। टाइडल रेंज का मतलब है, जैसे हमने देखा ना ड्यूरनल ट्राइब, ड्यूरनल मतलब दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। इसका मतलब है कि दिन में 2 बार उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो गई अर्ध दैनिक वाले में, दैनिक वाले में दिन में 1 बार ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो गई, और मिश्रित वाले में 1 बार ज्यादा है, 1 बार अपेक्षाकृत कम है। तो रेंज का मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम। एक बार ज्वार की ऊंचाई सबसे ज्यादा कब है और एक बार न्यूनतम है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, टाइडल रेंज। हर स्थान का अलग अलग होगा। किसी का टाइडल रेंज मतलब न्यूनतम और मैक्सिमम के बीच का जो अंतर है हर स्थान पे एक जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि आकृति अलग अलग है। कहीं पर टाइडल रेंज ज्यादा होगा, कहीं पर टाइडल रेंज अपेक्षाकृत कम होगा। तो टाइडल रेंज मतलब उच्च ज्वार तथा लघु ज्वार के बीच के अंतर को ज्वार सीमा कहा जाता है। तो ये टाइडल रेंज सर्वाधिक कहां होना चाहिए, जहां पर ज्वार सब सर्वाधिक ऊंचे आते हैं। टाइडल रेंज, अगर रेंज कहें मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का अंतर, तो ये रेंज सबसे ज्यादा कहां पर होगा, जहां पर ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती होगी, या दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा हो, है ना। तो टाइडल रेंज कहां पर ज्यादा होगा, जहां पर सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आते हो, है ना। ज्वार के बारे में चर्चा करके भारत के बारे में कहा था कि भारत में ज्वार की ऊंचाई ज्यादा कहां होगी,
कच्छ की खाड़ी बोले थे, कच्छ और खंबात, और तर्क भी दिए थे वहां पर कि समुद्र क्या है, अपेक्षाकृत सकरा है। तो बहुत सारा पानी एक पतले से सकरे से रास्ते में एंटर होने की कोशिश करेगा तो ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाएगी। एक बार भारत का मैप ओपन करें। अब मेरा अगला सवाल है कि कच्छ की खाड़ी या खंभात की खाड़ी, देख लीजिए एक बार। जिसका मुहाना ज्यादा चौड़ा होगा वहां ऊंचाई कम होगी, और जहां पर मुहाना कम चौड़ा होगा वहां पर ऊर्जा आने यानी कि ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। तो क्या लग रहा है, कच्छ या खंभात? तो भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आएगा, कच्छ में। लॉजिक समझ में आ गया है ना। अब बंगाल की खाड़ी में ज्यादा ऊंचा ज्वार आएगा, नहीं आएगा। ज्वार तो नॉर्मल होगा, बट हम कहें कि रेंज, टाइडल रेंज, मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम, सर्वाधिक कहां पर होगा, कच्छ की खाड़ी में। तो यूपीएससी अगर टाइडल रेंज शब्द का इस्तेमाल कहे और 2-3 लोकेशंस दे दे, एक लोकेशन लिख दे कच्छ की खाड़ी, दूसरा लिख देगा खंबात की खाड़ी, तीसरा लिख सकता है, हो सकता है कि डेल्टा का क्षेत्र, गंगा नदी का मुहाना लिख देगा, या कृष्णा गोदावरी का मुहाना लिख देगा। तो टाइडल रेंज सबसे ज्यादा कहां पर होगा, कच्छ की खाड़ी में। टाइडल रेंज मतलब मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम, मैक्सिमम ऊंचाई और मिनिमम ऊंचाई। तो मिनिमम तो लगभग सब जगह समान ही होगा, सारा खेल किसका है, मैक्सिमम का है। तो मैक्सिमम कहां तक पहुंचेगा वो डिपेंड करेगा कि वहां की भू आकृति कैसी है। ज्वार का ऊर्जा तो काम करेगा ही, लेकिन गहराई और साथ ही साथ जो एंट्री पॉइंट है वो सकरा है या ऊंचा है, उसके माध्यम से तय होगा। मैंने बे ऑफ फुंडी दिखाया था, ध्यान है आपको, बे ऑफ फुंडी याद है कि नहीं है? बे ऑफ फुंडी कहां पर है, नोवा स्कोटिया के पास। सबके चेहरे पे 12 बजे हुए लग रहे हैं, हाँ भूल गए क्या बे ऑफ फुंडी? हाँ बे ऑफ फुंडी ध्यान नहीं है। नॉर्थ अमेरिका एक बार ओपन करें सभी लोग, आगे पार्ट पीछे सपाट, मेरे प्यारे। उत्तरी अमेरिका देखिए कहां होना चाहिए, न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड को लोकेट कर सकते हैं। न्यू फाउंडलैंड के नीचे नोवा स्कोटिया है, उसके नीचे एक आइलैंड, और उसके आसपास देखिए कहीं बे ऑफ फुंडी लिखा है, बे ऑफ फुंडी, फुंडी की खाड़ी नहीं मिला नोवा स्कोटिया में ना। सेव को भूल जाइए, ज्वार देखिए ना, बे ऑफ फुंडी को मिला, कहां पर में, कहां पर है, नोवा स्कोटिया के पास है। नोवा स्कोटिया खोज लिए पहले, तो नोवा स्कोटिया खोज लिए तो बे ऑफ फुंडी तो मिल ही जाएगा ना। अब बे मतलब खाड़ी है, मतलब जमीन तो नहीं होगा ना, पानी ही होगा। तो उसी के आसपास पानी वाला क्षेत्र देखिए मिल गया। सकरा पतला रास्ता लग रहा है, हाँ, और उसके नीचे दक्षिण में समुद्र चौड़ा है थोड़ा अपेक्षाकृत। तो उतने चौड़े समुद्र से बहुत सारा पानी इस सकरे से रास्ते में एंटर करने की कोशिश करेगा तो ज्वार की ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी। तो विश्व का सबसे हाईएस्ट टाइडल रेंज कहां पर है, यही है बे ऑफ फुंडी। मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम, हाईएस्ट टाइडल रेंज मतलब मिनिमम तो सब जगह लगभग वैसा ही होगा। सेंट लॉरेंस में पानी तो पहले यहां से टकरा करके थोड़ा इधर चला जाता है, थोड़ा इधर चला जाता है। नहीं लग रहा आपको कि पानी जब यहां आ रहा होगा तो ढाल जैसा नहीं है, ये सामने टकरा जाएगा तो इधर उधर चला जाएगा पानी। ठीक है, क्लियर है। कच्छ की खाड़ी, और ये जो वो उथला है, और कच्छ का जो क्षेत्र है ना कभी समुद्र का हिस्सा रहा था। ये पूरा का पूरा जो कच्छ का क्षेत्र है जिसका नाम है रन ऑफ कच्छ, वो कभी समुद्र का ही हिस्सा रहा था। क्या बोले, उथला सागर है, उथला है, उथला है। दिखाए भी थे अच्छा नहीं दिखाए थे भारत वाली क्लास में। भारत का मैप ओपन है सबका, है ना। ये बताएं समुद्र उथला या गहरा देखने का तरीका क्या है। समुद्र रंग हल्का होना चाहिए, कच्छ का रंग देखें ज्यादा दूर तक हल्का नहीं नजर आ रहा है। फिर उथला सागर है, उथला सागर है इसका मतलब सारा एनर्जी, एक तो पतला रास्ता सारा पानी रश करेगा, ऊपर से समुद्र की गहराई कम है तो सारा एनर्जी ऊपर ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि कच्छ की जो खाड़ी है, मतलब लॉजिक से तर्क तो बता ही दिए थे ना, वो बता ही थे कि समुद्र उथला हो गहरा देखना हो तो तरीका क्या है, उसको हल्का नीला गाढ़ा नीला उस रंग से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा।
बे ऑफ फुंडी, आप बताओ कहां है? ज्वारीय सीमा समझ में आया? ज्वारीय सीमा क्या है? ज्वारीय सीमा का मतलब मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम। तो यूपीएससी टाइडल रेंज शब्द का इस्तेमाल करेगा। तो अगर टाइडल रेंज लोकेशन देगा तो पहला तो कंफ्यूजन यही क्रिएट हो जाएगा कि यार ये टाइडल रेंज होता क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा तभी उन चारों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। तो टाइडल रेंज का मतलब है मिनिमम ज्वार की ऊंचाई और मैक्सिमम ज्वार के बीच की के अंतर को हम टाइडल रेंज के नाम से जानते हैं। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच के समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है, तो अब यहां पर इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं टाइडल रेंज समझ में आएगा ना, बस इतना ही रहने दीजिए। टाइडल रेंज के संदर्भ में यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, 12 मीटर। कहीं पर भी 12 मीटर नहीं है ना। तो मैक्सिमम टाइडल रेंज कहां पर होना चाहिए? बे ऑफ फुंडी में। ये दुनिया के कुछ अन्य लोकेशंस हैं जहां पर ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत काफी ज्यादा होती है। सोचे कि 10 मीटर तक समुद्र की लहरें, 10 मीटर का मतलब है लगभग लगभग 2-2.5 मंजिला बिल्डिंग है ना। 2 मंजिल का लगभग 5 में कितना होगा, ये 2.5-3 मीटर होगा। तो लगभग 2.5-3 मंजिल का जो बिल्डिंग है उस ऊंचाई की समुद्र की लहरें आती हैं। तो टाइडल रेंज यानी कि समुद्र की लहरें अपेक्षाकृत, उसकी आवृत्ति अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। तो कुछ लोकेशंस क्या हो गए, अलास्का वाला क्षेत्र हो गया, मैगेलन वाला, यहाँ पर ये कटा फटा तट है ना, तो पानी यहाँ से सक्रिय से रास्ते से। बे ऑफ फुंडी देख लिया, यहाँ पर ब्रिस्टन चैनल है, और यहाँ पर एक कमचटका का पेनिनसुला है। ये कुछ लोकेशंस हैं जहां पर ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। ये वाला डायग्राम देखें, इसको समझ पाएंगे आप लोग। जब ज्वार भाटा की स्थिति है, मतलब ज्वार नहीं होकर के भाटा की स्थिति है, तो समुद्र का पानी नहीं है, और जब ज्वार की ऊंचाई होगी तो समुद्र का पानी आ गया, जहाज तैर करके निकल जाएंगे। और भाटा की स्थिति में ऐसी स्थिति है ना। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो लोकेशन है, जो भी पोर्ट है, पतन है, ये नेविगेबल कब होगा, जब ज्वार का पानी यहाँ पर पहुंचेगा। तो ज्वार एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेविगेशन के पर्पस या पतन के फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी बड़े जहाजों को लाना होता है तो रिस्क नहीं लेने के लिए हमेशा, अगर डेप्थ कम है या डेप्थ उसके लगभग लगभग बराबर है, तो इंतजार किया जाता है कि उस क्षेत्र में या उस पार्टिकुलर लोकेशन में ज्वार किस समय आएगा। तो इसका एक पॉइंट हो गया। तो टाइडल रेंज समझ में आया। एक छोटा सा पॉइंट और है ना, एक ज्वारीय भित्ति का भी टॉपिक समझ लेते हैं। टाइडल बोर्स क्या होता है ना। टाइडल रेंज समझ में आ गया। अब एक छोटा सा शब्दावली है ज्वारीय भित्ति, क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। सिंपल सा है। जैसे मान लेते हैं कि भारत का पूर्वी तट है, पूर्वी तट में बहुत सारी नदियां बह रही हैं है ना। गंगा से शुरू करें कावेरी तक डेल्टा ही डेल्टा बन रहा है। महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेनियार, पेनेरू, कावेरी, बहुत सारी नदियां हैं जो पूरब में डेल्टा बना रही। यानी कि यहाँ पर जो नदियां हैं उनका ढाल अत्यंत न्यून है, तभी डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर डेल्टा का फॉर्मेशन है तो ढाल बहुत कम है, और ढाल बहुत कम है तो जरा सोच करके देखें, जब ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होती होगी, जब ज्वार की ऊंचाई या ज्वार की स्थिति होती होगी, तो जब समुद्र की लहरें ज्यादा उठती होंगी, तो क्या पानी को पीछे धकेला जा सकता है? नदी का पानी क्या उल्टा बह सकता है? क्या उल्टा प्रवाह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अगर ऐसा होगा, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? ज्वारीय भित्ति। अब ये बताएं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के लिए ज्वार को ऊंचा उठना चाहिए या कम ऊंचा उठना चाहिए? मतलब अगर हमको पानी को पीछे की तरफ धकेलना है तो ज्वार या समुद्र की लहरों की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? अगर मान लेते हैं ज्वार का मतलब है जैसे ये नदी है, नदी को बहना सपोज करें इस डायरेक्शन में है ना। तो मान लेते हैं, सपोज ऐसे बताते हैं, शायद डायग्राम बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो शायद समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये भारत है, और मान लेते हैं ये कृष्णा और कावेरी नदियां आकर के कृष्णा और गोदावरी नदियां आकर के मिल रही हैं, गोदावरी और कृष्णा नदियां, और दोनों मिल करके यहाँ डेल्टा बना रही हैं सपोज करते हैं। और डेल्टा बना रही हैं तो इसका पानी ऐसे बह रहा है। अगर यहाँ पर ज्वार की ऊंचाई ज्यादा हुई तो क्या पानी को पीछे धकेला जा सकता है? धकेला जा सकता है ना। तो अब मान लेते हैं कि ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। आपको लगता है कि ये जो टाइडल बोर है यहां आने चाहिए? ज्वारीय भित्ति है,
क्या ये स्थिति यहां उत्पन्न होनी चाहिए खंभात की खाड़ी में? क्यों? ज्वार की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है? हाँ, ज्वार की ऊंचाई ज्यादा ऊंची नहीं होती है? क्या यहां ज्वार मजबूत नहीं है? क्या यहां पर नदियां पीछे नहीं धकेली जा सकती? जो भी बरसाती नदियां हो, जो भी सीजनल स्ट्रीम हो, जो भी बहता होगा, अगर उस ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न हुई तो क्या नदियों के पानी को पीछे धकेला जा सकता है? तो क्या नर्मदा ताप्ती की नदियां पीछे की तरफ बहती होंगी? क्या लगता है आपको? क्या लगता है, बहती होंगी? ये बताएं, ज्वारंध मुख क्या होता है? ज्वारंध मुख जहां पर नदी समुद्र से मिलती है और ज्वार क्या करता है, नदी के मुख को साफ करता रहता है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां ज्वारंध मुख बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों? क्योंकि ज्वार उसके मुहाने से पानी को या गाद बालू मिट्टी को हटाता रहता है। तो जब गाद बालू मिट्टी को हटा देता होगा तो क्या पानी को फोर्स करके पीछे भी नहीं धकेलता होगा? आराम से सोचें। इसका मतलब है कि ज्वारन या हम कहें टाइडल बोर्स, या ज्वारीय भित्ति का वो क्षेत्र हो सकता है इंपॉर्टेंट जहां पर ज्वार की ऊंचाई अपेक्षा, जहां ज्वार ऊंचे नहीं होंगे वहां कैसे आप पीछे पानी को धकेलेंगे? जहां ज्वार ऊंचे नहीं आएंगे वहां पर आप पानी को क्या धकेल पाएंगे? नहीं धकेल पाएंगे। तो पानी को धकेल पाने के लिए अपेक्षाकृत ज्वार की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि ज्वार, या हम कहें कि ज्वार अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंचे होने चाहिए, है ना। अब यहां पर एक तर्क तो ये हो सकता है ज्वारी भित्ति का कि आप या तो वहां पर ज्वार की ऊंचाई ज्यादा हो जाए, है ना, या दूसरा तर्क क्या हो सकता है कि यहां तो ढाल अत्यंत मंद हो, या तो ढाल अत्यंत मंद हो। और अगर ढाल अत्यंत मंद होगा तो इसका मतलब है कि पानी को पीछे जाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। जरा सोचें कि यही कॉन्सेप्ट है ना जिसके कारण हुगली नदी कोलकाता का बंदरगाह है, या हुगली पे जो कोलकाता है या डायमंड हार्बर है वो एक बंदरगाह कैसे है? क्योंकि ज्वार के समय अपेक्षाकृत समुद्र का पानी हुगली नदी में एंटर कर जाता है, और एंटर कर जाता है तो इसके वाटर लेवल को बढ़ा देता है तो यहाँ पतन हो सकता है। तो इसका मतलब है कि दो कारण हो सकते हैं जब ज्वार भित्ति या टाइडल बोर्स बन सकते हैं। या तो ज्वार की ऊंचाई अत्यधिक हो जो पानी को फोर्स करे, जो कि कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी की स्थिति होगी, या तो ढलान अत्यंत न्यून हो, अत्यंत मंद हो। वैसी स्थिति में ज्वार के द्वारा पानी को बड़े आराम से पुश किया जा सकता है। तो हमको मालूम है कि गंगा नदी यहां पर बहुत सारे भागों में विभक्त हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसकी ऊर्जा कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में पानी को ढकेलना अपेक्षाकृत पीछे की तरफ आसान है। क्लियर है? तो ज्वारीय भित्ति, तो क्या ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है? क्या ये ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल किया जाता है? जब ज्वार किसी नदी के सक्रिय और छिछले मुहाने में प्रवेश करता है तो ज्वारी धारा के विरुद्ध नदी के जल के एकत्रित होने तथा नदी के तल के घर्षण के कारण ज्वारी धारा का अग्रभाग ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ हो जाता है। तिरनोक वाला या ज्वार श्रृंग, मतलब एक जो ऐसा श्रृंग या पर्वत जैसा बना, जल की खड़ी दीवार की तरह तेज गति से नदी में प्रवेश करता है और नदी ऐसा लगता है जैसे उल्टा बह रहा है, और इसी को हम ज्वारीय भित्ति कहते हैं। कई बार आप देखेंगे ना कि जो लोग तटीय इलाकों में गए हैं वो कहेंगे कि सर मैंने देखा कि उस तट पे गए थे तो नदी उल्टा बह रहा था। तो नदी का उल्टा बहने का तर्क समझ में आ गया? उसका मूल कारण क्या है? टाइडल बोर्स। तो वहां पर कहेंगे कि सर समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर ये एंटी ग्रेविटी है, गुरुत्वा मतलब ढाल इधर है, बह उल्टा रहा है, तो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहे हैं। वो तर्क नहीं है। तर्क समझ में आ गया क्या है? टाइडल बोर्स कि ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत हमेशा पीछे की तरफ नहीं बहता है, एक पार्टिकुलर निश्चित समय में पीछे की तरफ धकेला जाता है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं ज्वारी भित्ति की अनुकूल दशाओं के अंतर्गत अंदर वाली ज्वारीय तरंगों की शक्ति, नदी की ढाल और गहराई तथा नदी के जल के भाव आदि सम्मिलित है। मतलब नदी का ढाल क्या है, गहराई क्या है ना, ज्वार की ऊंचाई क्या है। भारत में ज्वारीय भित्ति का एक एग्जाम्पल क्या है? हुगली रिवर, क्योंकि इसी पे कोलकाता का बंदरगाह है और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये पतन या पोर्ट के रूप में कार्य कर रहा है। आसान है। तो टाइडल रेंज एक समझ में आया कॉन्सेप्ट, एक ज्वारी भित्ति का कॉन्सेप्ट आपके सामने है। ज्वार भाटा का महत्व क्या हो सकता है नौ संचालन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब ज्वार की ऊंचाई अगर अत्यधिक होगी तो नदी के मुख पे
क्या डेल्टा का फॉर्मेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं कर पाती। तर्क समझ में आया क्यों? क्योंकि ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा है। और पूरब की तरफ जो नदियां हैं वो डेल्टा इसलिए भी बना पाती क्योंकि गाद बालू मिट्टी तो ज्यादा है लेकिन ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। ऐसी स्थिति में वो मुख डेल्टा का मुख होगा नदी का या ज्वारंद मुख होगा, ये ज्वार की ऊंचाई पे भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कच्छ और खंभात की खाड़ी में नर्मदा ताप्ती जैसी नदियां जो हैं वो डेल्टा का फॉर्मेशन प्रभावी रूप से नहीं कर पाती हैं। उसके पीछे का तर्क या ज्वारंद मुख का निर्माण करती हैं क्योंकि ज्वार की ऊंचाई अपेक्षाकृत ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि भू आकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, भू आकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी अपनी महत्ता है, ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ स्थलीय इस आकृति के निर्माण के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा क्या एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है ज्वार के माध्यम से, है ना? तो ज्वार ऊर्जा का उपयोग विद्युत शक्ति को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, एक ये तर्क हो सकता है। नमकीन ज्वारीय जल का विशेष रूप से ठंडे तटों के साथ शीतलन की प्रक्रिया को रोक देता है और बंदरगाहों को आइस बाउंड होने से रोकता है। अब ये क्या है पॉइंट? हमने गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ा था। तो गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ा था तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का पानी इंग्लैंड या लंदन में और ज्यादा कब पहुंचेगा? जब ज्वार, या हम कह सकते हैं कि जब वहां पर ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमको मालूम है लवणता वाला तापमान हो, मतलब टॉपिक हो गया। कर्क और मकर रेखा से जो महासागरीय धाराएं चल करके ठंडे इलाकों की तरफ जाएंगी उनमें लवणता की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। और लवणता की मात्रा ज्यादा होगी तो चूंकि नमक जो है तापमान को प्रभावी रूप से अवशोषित करता है तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, मतलब उसको फ्रीज होने से बचाता है। तो ऐसे में नॉर्थ अटलांटिक का अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म पानी या कह सकते हैं कि ज्यादा लवण युक्त पानी पहुंचेगा इंग्लैंड के तट तक, और इंग्लैंड के तट तक पहुंचेगा तो उसको ठंडा होने से या उसको कह सकते हैं कि बर्फ वहां पर इकट्ठा हो जाए उससे उसको बचा पाता है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि या ब्रिटिश तुल्य जलवायु को बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं एक ज्वारीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण या ज्वार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर एक महत्ता वही पॉइंट लिखा है, नमकीन ज्वारीय जल का प्रवाह विशेष रूप से ठंडे देशों के तटों के साथ शीतलन की प्रक्रिया को रोक देता है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है बर्फ, है ना, और बंदरगाहों को आइस बाउंड मतलब बर्फ से ढक जाएं और फंक्शन ना करें उससे बचाता है। रशिया का एक बंदरगाह दिखाए थे, बताए थे आपको, मुरमांस्क। बाकी मैप की क्लास में और चर्चा करेंगे। तो मुरमांस्क आइस बाउंड या आइस फ्री है, उसके पीछे हम कह सकते हैं कि ज्वार भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उच्च और लघु ज्वार की गति द्वारा मत्स्य उद्योग को मदद मिलती है। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो भारत का जो तटीय इलाका है वो 7,516 किलोमीटर लंबा कोस्टलाइन है। और आप केरल में चले जाएं, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, है ना, जहां पर भी चले जाएं एक कॉमन पैटर्न नजर आएगा। मछुआरों के पास जो नाव है वो ज्यादा मशीनीकृत, मतलब ऐसा एडवांस नाव नहीं है या शिप नहीं है जिसमें कोल्ड स्टोरेज लगा हुआ हो, जिसमें प्रोसेसिंग कर रहे हो, मछली पकड़ रहे हैं, उसको काट रहे हैं, किसी में नमक मिला रहे हैं, किसी में मिर्ची मिला रहे हैं, किसी में चीनी मिला रहे हैं, किसी का चटनी बना रहे हैं, ऐसा नहीं कर पाते। सिंपल सा है, एक पीछे मोटर लगा लिए हैं, चले गए और वापस आ गए, दिन भर गए, पकड़े मछली और शाम तक वापस आ गए या अगले दिन तक वापस आ गए। 1-2 दिन बाद अगर वापस आएंगे तो मछली पकड़ भी लिए हैं तो उच्च तापमान के बाद वो खराब हो जाएगा। तो ज्यादा गहरे समुद्र में नहीं जा सकते, ज्यादा डीप तक नहीं जा सकते। और अधिकतर जो मछुआरे हैं उनके पास मशीन वाला ना हो करके खेने वाला नाव है। तो ऐसे में आप कब जाएंगे? जब लघु ज्वार हो, जब ज्वार की ऊंचाई कम हो तो तटों से दूर जाना अपेक्षाकृत आसान होगा। और कब वापस आए? जब लहरें आ रही हो, उसके साथ अपेक्षाकृत आपको एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा, बड़े आराम से तट तक आप पहुंच पाएंगे। तो नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज भी जो गरीब देश हैं, लीस्ट डेवलप कंट्री है, विकासशील देश है, वहां पर आज भी ट्रांसपोर्टेशन या कह सकते हैं कि मत्स्य के पॉइंट ऑफ व्यू से या मछली पकड़ने के लिए आज भी अगर जो मछुआरे हैं वो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं या इसको साधते हैं। उच्च और लघु ज्वार यानी कि दिन में 2 बार स्थिति उत्पन्न होती है, उच्च और लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कब जाना चाहिए? अपोजिट वाला लोकेशन। और कब आ जाना चाहिए? जब वाला लोकेशन। मछली पकड़ने वाले नाविक लघु ज्वार के साथ खुले समुद्र में चले जाते हैं और उच्च ज्वार के साथ सुरक्षित तट पर लौट आते हैं।
एनर्जी भी नहीं लगता है, बड़े आराम से समुद्र की तरफ या हम कह सकते हैं कि तटों की तरफ वापस आ जाते हैं। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं, उसके महत्व की चर्चा करें, तो आप यहाँ पर एग्जामिनर को बता दें। प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइडल रेंज, टाइडल बोर, ज्वारीय भित्ति या टाइडल रेंज क्या होता है उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दे देगा। टाइडल रेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टाइडल रेंज का एक परिभाषा दे देगा, फिर कहेगा कि कहां पर टाइडल रेंज ज्यादा होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कहां पर अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। अगर हम ज्वार कह रहे हैं तो भाटा का मतलब अपोजिट हो गया, या हम कह सकते हैं कि अगर मैं ज्वार कह रहा हूं तो एक बार उच्च और एक उसकी तुलना में थोड़ा सा न्यून ज्वार है, और जो अपोजिट वाला जो लोकेशन है वहां पर ज्वार ना होकर समुद्र का स्तर अपेक्षाकृत, मतलब हम कहें कि पूरे 24 घंटे में लहरें सबसे न्यून स्थिति में होंगी, उस स्थिति को हमने भाटा कहा। तो हम लघु ज्वार जो कह रहे हैं, उच्च ज्वार और लघु ज्वार, तो उच्च ज्वार की स्थिति तो हमको मालूम है जब चांद सामने होगा, और अपोजिट वाली स्थिति पे ज्वार ऊंचा होगा या नहीं ऊंचा होगा वो आकृति भी तो तय करेगी। क्लियर है? तो लघु हो सकता है, मिश्रित हो सकता है, मतलब ना के बराबर हो सकता है, मिश्रित हो सकता है, उच्च ज्वार हो सकता है, दिन में 2 बार वैसे ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वो बहुत हद तक भू आकृति के द्वारा तय हो रहा होगा। तो यहां पर एग्जामिनर आपसे हो सकता है कि महत्व के बारे में भी जानना चाहे कि महत्व क्या है, या ज्वार की महत्ता क्या है, ज्वार से आप क्या समझते हैं, ज्वार का एप्लीकेशन बताएं। तो ज्वार का एप्लीकेशन कई बार मिसिंग पॉइंट होता है, मतलब बच्चे नहीं लिख पाते क्योंकि एप्लीकेशन वाला टॉपिक है। ठीक है, अब यहां पर एक टॉपिक और है, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया देखूं कि सरकार के दस्तावेज में ज्वार को लेकर के क्या रणनीति बन रही है, तो गंभीर नहीं है। मतलब गंभीर नहीं क्योंकि क्षमता नहीं है देश में ज्यादा, 2 ही लोकेशन है, कच्छ और खंभात की खाड़ी। तो ऐसी स्थिति में सरकार कहा जाए कि टाइडल एनर्जी को लेकर के, ज्वारीय ऊर्जा को लेकर के बहुत गंभीर है तो नहीं। क्लियर है? यानी कि हमारे रेंज में नहीं है। क्या हम रेंज में नहीं है का मतलब है कि हम बहुत ज्यादा गंभीरता से ज्वारीय ऊर्जा पे कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने कच्छ की खाड़ी में, कच्छ और खंभात है, कच्छ की खाड़ी में भारत के द्वारा, भारत और गुजरात सरकार दोनों के साथ मिल करके हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए टाइडल प्लांट लगाए। अब सवाल, हाँ कहाँ है दुर्गा दुआनी? वो फंक्शन कर रहा है, प्रपोज्ड है, मतलब प्रपोज्ड है, मतलब मैं फंक्शनल की बात कर रहा हूं जहां पर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कार्य कर रहा है। क्लियर है? अब सवाल ये है कि चलिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे फंक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो सरकार इसको गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है ना? मतलब कहने का मतलब है कि क्यों हम इस पे बहुत ज्यादा, मतलब हर जगह क्यों नहीं, गुजरात ही क्यों, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 7,516 किलोमीटर लंबा तटीय रेखा है, और इतना लंबा तटीय रेखा है तो इमेंस पॉसिबिलिटी है ज्वार के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम इसके प्रोस एंड कॉन्स को देखते हैं, मतलब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हैं, तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ज्वार एक भविष्य का ऊर्जा नहीं है। अभी अगर देखें करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको नहीं नजर आता है। क्यों नहीं नजर आता है? तो उसके कुछ तर्क हैं, यहाँ पर कुछ कंसर्न है। जैसे मान लेते हैं कि 2 जगह हैं जहां पर ज्वारीय ऊर्जा को प्रभावी रूप से साधा जा रहा है। एक तो लारांस का क्षेत्र है फ्रांस के पास, मतलब ब्रिटिश चैनल के पास, और दूसरा बे ऑफ फुंडी। ये 2 लोकेशंस हैं जहां पर वैश्विक स्तर पर अगर कहें कि ज्वारीय ऊर्जा को प्रभावी रूप से साधा जा रहा है। यहाँ पर जो टाइडल प्लांट लगा है उसके सामने क्या क्या कंसर्न सामने आ रहे हैं, तो उसको जरा समझते हैं। आपने बे ऑफ फुंडी का लोकेशन देखा, उसका मुहाना सकरा सा था और नीचे का समुद्र क्या था, चौड़ा था। पीटी 365 की भी क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, अगर एग्जाम देना है तो ये एक्सक्यूज से काम चलेगा क्या, बताइए, है ना? कैसे भी करें, ये इन केन प्रकारेण कुछ भी करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, है ना? अच्छा पढ़ रहे हैं तो मान लेते हैं 2-3 पॉइंट आपके सामने रखते हैं। मतलब पीटी 365 तो ऐसे कह दिए, बस आपको बताना चाहते थे कि कॉमन सेंस वाली एक बात। कॉमन सेंस वाली एक बात का मतलब है कि जरा सोचें कि बे ऑफ फुंडी है, बे ऑफ फुंडी का मुहाना सकरा है, मान लेते हैं ये अमेरिका है, यहां पर मान लेते हैं कि एक आइलैंड है ना, और ये बे ऑफ फुंडी है सपोज करिए, और इस बे ऑफ फुंडी पे, है ना, इस बे ऑफ फुंडी पे यहां पर आपने एक प्लांट लगा दिया, मतलब यहां पर एक टाइडल एनर्जी का प्लांट लगा दिया, मतलब कुल मिला के एक टरबाइन लगा दिया, उसमें पानी पड़ेगा, वो घूमेगा, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलेगा, कुल मिलाकर के ये किए। अब ये बताएं
कि जब समुद्र का पानी यहाँ पर एंटर करेगा तो आप इसको अंदर नहीं जाने देंगे, आप चाहेंगे कि सारा पानी फोर्स होकर के इसी को हिट करे, करेंगे कि नहीं करेंगे? ये बताएं कि इस बे ऑफ फुंडी के अंदर जो जीव जंतु होंगे उसके न्यूट्रिशन की सप्लाई का स्रोत तो ये टाइडल एनर्जी है ना, कि जब यहां से मुख्य समुद्र की धारा से जब खूब सारा पानी अंदर जाएगा तो साथ साथ ऊर्जा भी लेकर के जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, तो अंदर जो मछलियां या जैव विविधता होगा उसके ऊर्जा का स्रोत तो यही होगा। और अगर सामने आप प्लांट लगा दें तो क्या ये पानी प्रभावी रूप से अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो अंदर जो जीव होंगे उनको अगर ऊर्जा या एनर्जी नहीं मिल पाएगा, जो भी फूड है, तो क्या जैव विविधता का ह्रास हो सकता है? एक ये तर्क है। दुनिया में जहां पर भी आप ऐसे प्लांट लगाते हैं उसके पीछे वाले हिस्से में हम देखते हैं कि जो फूड चेन और इकोसिस्टम पूरा है वो डिक्लाइन कर, मतलब फूड चेन, फूड वेब जो है, पढ़े होंगे फूड चेन, फूड वेब। तो फूड चेन और फूड वेब लगातार डिट्रॉइट, मतलब उसके अंदर की जो श्रृंखलाएं हैं वो लगातार टूटती चली जाती हैं, ओवरऑल इकोसिस्टम डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। तो एक सब जगह पे ये देखा गया जैव विविधता का ह्रास होता है, एक बात। दूसरा, क्या 24/7 उपलब्ध है ज्वारीय ऊर्जा? जब ज्वार की ऊंचाई ज्यादा होगी तभी आप उसको हार्नेस कर सकते हैं और बाकी समय इंतजार करते रहे, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, है ना, कुछ ऐसा स्थिति, यही करेंगे आप। तो इसका मतलब है कि निवेश ज्यादा है और 24/7 उपलब्ध नहीं है, यानी कि हम कह सकें कि एक एश्योर्ड सोर्स ऑफ सप्लाई है जो लंबे समय तक बना रहे, ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी है, कम से कम 10 से 12 घंटे रहता तो है, और ये कुछ देर तक रहेगा, उसके बाद फिर आपको एक लंबा अंतराल होगा, फिर होगा। तो इसका मतलब है कि लगातार हम कहें कि 24/7 या लगातार एक सोर्स ऑफ सप्लाई के रूप में है तो वो नहीं। जब यहां पर लहरें ऊंची होंगी तो क्या समुद्र के साथ गाद बालू मिट्टी आएगा? और गाद बालू मिट्टी आएगा तो चूंकि सामने आपने बाधा क्रिएट किया है तो वहीं जाके गाद बालू मिट्टी निक्षेपित भी होगा। तो ये जो प्लांट है इसका एक मेजर समस्या क्या होगा? सेडिमेंट का निक्षेपण। तो समय समय पे सफाई करना पड़ेगा, है ना। जितना आमदनी नहीं हो रहा उससे ज्यादा तो खर्चा हो जाएगा, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अपेक्षाकृत कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो फिजिबल नजर नहीं आता है। तो ये कुछ कंसर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही है, कुछ पर्यावरणीय कंसर्न है, कुछ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न है। इसलिए ज्वारीय ऊर्जा को विश्व भर में प्रभावी रूप से नहीं साधा जा रहा है, या हम कहें कि एक इंपॉर्टेंट स्रोत ऑफ एनर्जी, या यूनाइटेड नेशंस इसको कह रहा हो, या यूएनएफसीसी के क्लाइमेट चेंज के माध्यम से विश्व के मंचों पे समुद्र के इस ऊर्जा को साधने को लेकर के बात हो रही हो, तो वो नहीं है। जो है उसका नाम है ओटेक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आगे चर्चा करेंगे। ओटेक भारत में ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोत ऑफ एनर्जी के संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओटेक पे ज्यादा फोकस कर रहा है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। हमारे लिए मूल फोकस ये ज्वारीय ऊर्जा ना होकर के समुद्र में एक इंपॉर्टेंट, हमने तापमान देखा था समुद्र का, ऊपर वाला गर्म, नीचे वाला ठंडा। तो गर्म पानी है और ठंडा पानी है। गर्म और ठंडा पानी जो है वो अलग अलग प्रेशर को बनाता है। ठंडे पानी का दाब अलग होगा, गर्म पानी का दाब अलग होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या दाब का इसी में प्रेशर के का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं फोर्स करने के लिए, कुछ चीजों का, टरबाइन को घुमाने के लिए? अगर ऐसा कर सकते हैं तो उसी को हमने कहा ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। क्या उसका जो ऊष्मा है उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं अन्य फॉर्म ऑफ एनर्जी पे? तो आगे चर्चा ओटेक के संदर्भ में आपके साथ करेंगे। ये था कुल मिलाकर के ज्वार के संदर्भ में कुछ बातें थी या कुछ बातें रखी गई थी, ठीक है। दो तीन सवाल है सर। अर्थ की गति तीव्र हो जाए तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी, बताए थे, है ना। अक्षांशीय गति अगर तीव्र हो जाए तो ज्वार की ऊंचाई बढ़ जाएगी। कौन, क्यों? क्योंकि ज्वार को प्रभावित करने वाले कौन से दो बल हैं? गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल। तो अगर पृथ्वी के अक्ष पे घूर्णन की गति बढ़ जाए तो अपकेंद्रीय बल मजबूत हो जाएगा। वंदना का एक सवाल है कि चांदीपुर बीच उड़ीसा के बारे में बता दीजिए, वहां के टाइड अलग हैं क्या? नहीं, चांदीपुर बीच में टाइड अलग नहीं है। चांदीपुर को व्हीलर्स आइलैंड भी कहा जाता है, या अभी एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी चांदीपुर ऑन बीच, मतलब चांदीपुर ऑन सी जो है, तो उसको व्हीलर्स आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। या उसका भी हाल ही में भारत वाली क्लास में चर्चा करेंगे, उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया है ना। भारत का मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है, या मिसाइल का जो हम टेस्टिंग करते हैं ये व्हीलर्स आइलैंड से कहते हैं। तो उस संदर्भ में इनका पॉइंट है। तो क्या उसका टाइड अलग है? तो नहीं, अलग नहीं है। जो आप कह सकते हैं कि जो स्थिति
बंगाल की खाड़ी की स्थिति में या गंगाई डेल्टा क्षेत्र में है, वैसी स्थिति यहाँ पर भी। निम्न ज्वार, उत्कर्ष का एक सवाल है कि निम्न ज्वार भी समुद्र के तटों की तरफ आता है, तो फिर मछुआरे उसका उपयोग कैसे करें समुद्र में जाने के लिए? समुद्र में जब लो टाइड होता है, यानी कि टाइड लो होता है, तो इसका मतलब है कि अगर टाइड ऊंचा होगा तो पानी की सारी धाराएं किधर आ रही होंगी? तट की तरफ आ रही होंगी। और जब तट की तरफ आ रही होंगी तो आप क्या निकल सकते हैं उससे? उससे निकलना या गहरे समुद्र में जाना मुश्किल होगा। तो जब समुद्र शांत होगा, लहरें कम ऊंची होंगी, तभी आप निकल सकते हैं, तब निकलना आसान होगा। तो इसको हमने कहा, क्या कहा? निम्न ज्वार की स्थिति या भाटा की स्थिति। तो भाटा की स्थिति में बड़े आराम से, क्योंकि विपरीत एनर्जी अगर ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में समुद्र की तरफ जाना अपेक्षाकृत मुश्किल होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो भाटा के समय को चूज किया जाता है समुद्र में जाने के लिए। वापस कब आएंगे? चूंकि आपका नाव भरा हुआ होगा मछली से, तो खेते खेते थक नहीं जाएंगे, है ना? तो खेते खेते थक जाएंगे तो क्या तरीका होगा? जब लहरें तट की तरफ अपेक्षाकृत ज्यादा ऊर्जा से आ रही हो, ये ज्वार की स्थिति होगी। तो इस संदर्भ में ज्वार और भाटा का इस्तेमाल किया जाता है मछुआरों के द्वारा, ताकि वो समुद्र में जा सकें आराम से, मतलब बिना किसी ज्यादा एनर्जी के, और वापस आ सके बिना थके हुए। तो इस तरह से ज्वार और भाटा का कॉन्सेप्ट है, पड़ता है। लेकिन वो नगण्य है। नगण्य इसलिए है, उसको एपोजी और पेरिगी की स्थिति कहते हैं, यानी कि जब सूर्य पृथ्वी के ज्यादा करीब होता है और जब सूर्य पृथ्वी के अपेक्षाकृत दूर होता है। तो बताए थे 147 मिलियन किलोमीटर, कहीं पर चर्चा कर रहे थे सूर्य के बारे में। एक बार जब सूर्य सबसे करीब होता है पृथ्वी के, तो 147 मिलियन किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रहता है। जब सबसे दूर होता है तो 152 मिलियन किलोमीटर होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम जब सबसे करीब और सबसे दूर होता है तो 147 मिलियन जब हम हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होगी, और जब सबसे दूर होंगे तो 152। तो अंतर कितना हो गया? 5 मिलियन। मतलब 5 मतलब 50 लाख किलोमीटर का। ब्रह्मांड में 50 लाख किलोमीटर कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है। ऐसे स्थिति में सूर्य का कोई खास प्रभाव पृथ्वी के संदर्भ पे जब दूर या पास की स्थिति उत्पन्न हो, जिसके माध्यम से ज्वार कुछ ज्यादा प्रभावित कर रहे हो, वैसा हम नहीं देखते। ऐसा नहीं कि नहीं है, हम पूरी तरह से नकार। वो स्थिति जो होती है वो इक्लिप्स की स्थिति होती है। जब तीनों एक लाइन पे आ जाते हैं तो उसको इक्लिप्स की स्थिति या ग्रहण की स्थिति कहते हैं। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक, आज इतना ही रहने दे क्या? थोड़ा थकान भी हो रहा है। हाँ, आज इतना रहने दे। एक्चुअली पूरे हफ्ते 2-2 क्लास हुआ तो थोड़ा मतलब रहने दे। लेकिन चूंकि आज मेरी एक ही क्लास थी और कल भी एक ही क्लास है, तो कल थोड़ा आधा घंटा 40 मिनट ज्यादा कर ले। 9 बजे सुबह क्लास है ना, तो 1 बजे तक कर लें कल। हाँ, 1 बजे क्लास है, 9 बजे से है ना, बस एक ही क्लास है ना, 2 है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बाकी कल डिस्कस आपके साथ करते हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट। हाँ, एक ही क्लास है कल 9 से 12, मेरी एक ही क्लास है कल, ठीक है? आंसर लिखेंगे? आंसर तो लिख लीजिए, आंसर लिख लीजिए, जो नहीं लिखे वो आंसर तो लिख लीजिए, है ना? अच्छा सवाल है, इसको मतलब पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना यूपीएससी का, तो उसमें सवाल पूछा भी गया है, मतलब बहुत पहले पूछा गया था, पूछने की संभावना तो है। सवाल है, समुद्री लवणता से आप क्या समझते हैं, है ना? इसके प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। वो कौन कौन से कारक हैं जो लवणता को प्रभावित कर सकते हैं? और यहां पर ध्यान से देखें, क्या पूछा है? क्षैतिज वितरण। तो ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, सिर्फ क्षैतिज वितरण। यानी इस सवाल के कितने हिस्से हैं?
लवणता से आप क्या समझते हैं? बड़ा हिस्सा नहीं, छोटा हिस्सा है, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही। सवाल का दूसरा हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा है, प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरा भी बड़ा हिस्सा है, क्षैतिज वितरण। अब मुझे ये बताएं, एक मिनट रुक जाएं, क्षैतिज वितरण की चर्चा करते समय क्या केवल अक्षांशीय स्थिति की चर्चा करेंगे या बंद और खुले समुद्र की भी चर्चा होनी चाहिए, है ना? तो क्षैतिज वितरण करते समय एक अर्ध बंद वाली स्थिति होती है, एक खुला वाला, और एक जमीन के चारों तरफ बीच में अवस्थित स्थिति होती है। तो क्या हमको इन तीनों स्थितियों के बारे में चर्चा करना है? और तीनों स्थितियों में क्या उच्च अक्षांशों और निम्न अक्षांशों में स्थिति में कुछ बदलाव होता है? कि अगर बंद है तो लवणता ज्यादा होगा या कम होगा, सभी जगह पे समान रूप से लागू होगा या उसमें कुछ वेरिएशन होगा? क्या एग्जामिनर को यह बात बताने की जरूरत है? क्या कुछ महासागरों का नाम या कुछ समुद्र का नाम आपके आंसर में होना चाहिए? निम्न अक्षांशों से कुछ ऐसे बंद या खुले महासागर के नाम, उच्च अक्षांशों से कुछ बंद या खुले महासागर के नाम, तब जाके आंसर प्रभावित होगा, है ना? तो कहने का मतलब यह है कि ये आंसर आपसे कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण डिटरमाइन करेगा, और जो स्थितियां बन रही हैं खुला या बंद महासागरों का, उसमें उसका जो कुल मिलाकर के व्याख्या होगा वो उच्च और निम्न अक्षांशों का अलग अलग होगा। अपने आंसर में उसको इंक्लूड करिएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट।